नाउ धनंजय एक हिप्नोटिक ट्रांस में है और हमारे इंसान के दिमाग की शक्ति क्या है और वो चमत्कार एक्चुअली कहाँ होते हैं हम देखेंगे अभी कि कितना पावर है ह्यूमन माइंड। ओके, धनंजय इज हिप्नोटाइज। एक सजेशन मैंने इसके सबकॉन्शियस माइंड को नाउ दिस इज ये धनंजय को शायद अभी पता भी नहीं है। कुदरत ने हमें अनलिमिटेड पावर दी है तो हम अपनी लाइफ को जैसे चाहें वैसे डिजाइन कर सकते हैं। जब हम सड़क क्रॉस करते हैं या घर पे माँ बैठी होती है, बच्चा लेट हो जाता है, उसके दिमाग में पहला सवाल ये था कहीं चोट तो नहीं लग गई, कोई एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, कोई उठा के तो नहीं ले गया। तो अगर इतना सब कुछ नेगेटिव सोचने सब कुछ नेगेटिव नहीं हो रहा तो फिर पॉजिटिव सोचने से पॉजिटिव कैसे हो जाएगा? तो है क्या हिप्नोटाइज करना या हिप्नोसिस क्या है, थोड़ा सा मुझे लेमैन टर्म में जानना है ताकि मैं समझ सकूं कि एग्जैक्टली ये चीज़ है। कोई भी किसी इंसान को हिप्नोटाइज कर सकता है उसकी मर्जी के बिना। क्लिनिक हिप्नोटाइज करना अलग चीज है और आप एक कुछ स्टेज पे भी बहुत कुछ करके दिखाते हैं, तो वो क्या है? तो क्या आप चाहेंगे कि हम एक मिरेकल यहाँ पे करें स्टूडियो में? सर मैं तो चाहता हूँ कि मुझे समझ में आए कि ये मिरेकल हुआ, वो चमत्कार दिखाओ और फिर साथ में उसको प्रोसेस बताओ ताकि फिर वो चमत्कार ना लगे, वो मिथ भी दूर हो और हमें वो साइंस लगे। हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक नए एपिसोड आपका अपना विकास योर ओन ग्रोथ के अंदर। और आज हम बात करने वाले हैं, अगर आपको अपनी हैबिट को चेंज करना है, अपनी लाइफ को अपस्केल करना है, अपनी जितनी भी तरह की प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो एंजाइटी की है, चाहे वो स्ट्रेस की है, चाहे वो प्रोकास्टिनेशन की है, अगर आप उसको साइंटिफिकली दूर करना चाहते हो, साइंटिफिकली अपनी लाइफ को अपग्रेड करना चाहते हो, हिप्नोटिज्म को ढंग से समझना चाहते हो, प्रैक्टिकल देखना चाहते हो, तो आज हमारे पास इंडियाज़ लीडिंग हिप्नोटिज्म हिप्नोथेरेपिस्ट कोच हैं द मयंक राठी जी, और वो एक माइंड कोच भी हैं और हिप्नोथेरेपिस्ट भी हैं। स्वागत है सर आपका बहुत। कैसे हैं मयंक सर? एकदम बढ़िया विकास जी। थैंक यू सर यहाँ आने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम जी। सर बहुत सारे सवाल हैं लेकिन एक बहुत बेसिक लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल से मैं अपने इस पॉडकास्ट को शुरू करना चाहूँगा। सर मुझे माइंड पावर पे बात करनी है। मुझे इतना बड़ा कंफ्यूजन है, एक तरफ बोलते हैं कि ब्रेन की पावर अनंत है, इन्फिनाइट है, और एक तरफ ऐसा दिखता है कि व्यक्ति सुसाइड भी कर लेता है। एक ऐसा मॉन्क है जो -15 डिग्री पे बैठकर बिना कपड़ों के भी मेडिटेशन कर लेता है, कोई अपनी चोटी से ट्रक खींच लेता है और एक से एक चम्मच तक नहीं उठाया जाता, कुछ भी काम नहीं किया जाता। एक बहुत बड़ा सक्सेसफुल है, बहुत सफल आदमी है, और एक ऐसा है कि जिसको लगता है कि बस महीने के 5-10 हज़ार 15 हज़ार कमा लूं, जिंदगी बस कट जाए किसी भी तरह। हर दिन उसके लिए आफत है और किसी एक के लिए हर दिन बहुत एक्साइटमेंट है। ये है क्या माइंड का गेम? क्या है एग्जैक्टली क्या है ब्रेन? मैं समझना चाहूंगा माइंड, ब्रेन, व्हाटएवर जो भी आप बोलते हैं इसको, क्या है ये? देखिए, जनरली हम समझे तो हमारा माइंड एक है। माइंड के दो हिस्से हैं, एक कॉन्शियस माइंड, एक सब कॉन्शियस माइंड। ओके, चेतन मन, अचेतन मन। अब ज़्यादातर लोग इस दुनिया में अब जो हमारी बुद्धि है उसी को ही अपनी पावर समझते हैं। लेकिन वो सिर्फ 1 to 10% है हमारा चेतन मन, यानी लेफ्ट ब्रेन हमारा। वो जो 90% जो पावर, जो मिलियंस एंड मिलियंस टाइम पावरफुल है, वो है हमारा सब कॉन्शियस माइंड, अचेतन मन। वो इनर माइंड है जो अंदर छुपा हुआ है और वहीं से हमारी पूरी लाइफ कंट्रोल होती है। जैसा आपने कहा कि कुछ लोग हैं जो बहुत सक्सेसफुल है। अब दुनिया में आपको आंकड़ा जान के हैरानी होगी कि 98% लोग इस दुनिया में अनसक्सेसफुल है और 2% लोग ही ऐसे हैं जो पूरी दुनिया में अपनी लाइफ में सक्सेसफुल है। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि वो 2% लोग जाने अनजाने अपने उस सबकॉन्शियस माइंड के जो अनलिमिटेड पावर्स कुदरत ने दी है उसको यूज़ कर लेते हैं। आपने जैसा कहा कि कई बुद्धिस्ट मॉन्क है जो -15 डिग्री में नेकेड मेडिटेशन करते हैं। ऐसे हमारे देश में कई ऐसे संत रहे हैं जिन्होंने ऐसे कमाल की चीज़ें की जिसको देखकर हम बिलीव ही नहीं कर पाते। मैं एक और एग्जांपल दूँ तो वुल्फ मैसिंग थे जर्मनी में, जो मैं कहूँगा शायद पिछले 1000 साल की नोन हिस्ट्री में उनसे बड़ा साइकिक या उनसे ज़्यादा मिस्टीरियस पर्सन नहीं आया इस धरती पर, जिस तरह से उन्होंने अपने माइंड का यूज़ किया था, माइंड पावर्स का यूज़ किया था। तो बेसिकली लोग जनरली अपने माइंड का बहुत कम हिस्सा यूज़ करते हैं, इसलिए लाइफ में इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाते। बीमारियां हैं, परेशानियां हैं, टेंशन है, स्ट्रेस है। लेकिन अगर हम अपने सबकॉन्शियस माइंड के पूरे पावर्स का यूज़ करें, जो कुदरत ने हमें अनलिमिटेड पावर दी है, तो हम अपनी लाइफ को जैसे चाहें वैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। ओके, तो इसलिए इसी वजह से आजकल बड़ा एक फैंसी वर्ड चल रहा है, और फैंसी है, मुझे तो इसलिए लगता है कि बहुत ट्रेंडिंग है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, तो वो क्या सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्टेड है और सच में है या इल्यूजन है?
देखो, हम सभी जानते हैं एक चीज़ तो कि कुदरत लॉज पे चलती है। ओके। लॉ ऑफ ग्रेविटी, लॉ ऑफ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ रिवर्स इफेक्ट। अब कोई इंसान लॉ को माने ना माने, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लॉ तो काम करेगा। अभी कोई इंसान को मैं जैसे मेरे वर्कशॉप्स में एग्जांपल देता हूँ कि किसी इंसान को हम 10th फ्लोर से छोड़ देंगे तो कहाँ जाएगा? नीचे जाएगा। तो ग्रेविटी की वजह नीचे जाएगा। लेकिन कुछ और स्मार्ट लोग होते हैं, वो क्या बोलते पता है? बोले सर सीधा ऊपर जाएगा। 10th फ्लोर से 10th फ्लोर से गिरेगा तो ऊपर ही जाएगा। बट चलो, ये तो मजाक की बात थी। बट लॉज आर देयर, लॉ काम करता है। उसी में एक लॉ है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। देखो, हमारी ज़िंदगी में आसपास जो भी कुछ हो रहा है, घटित हो रहा है, हम अभी यहाँ बैठकर बात कर रहे हैं, स्टूडियो के बाहर कुछ गाड़ी जा रही है, किसी का झगड़ा हो रहा है, किसी की आज डेथ हो रही है, किसी की आज करोड़ों की लॉटरी लग गई, तो कुदरत में जो कुछ भी मैनिफेस्ट हो रहा है, क्या वो ऐसा ही हो रहा है? नहीं, कुदरत बहुत इंटेलिजेंट है, ऐसे कुछ भी नहीं होता। हर चीज़ के पीछे लॉज काम कर रहे हैं, और हमारी लाइफ में और धरती पे जो कुछ हो रहा है उसके पीछे काम कर रहा है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ओके। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन उन चीज़ों पे काम करता है जिनके ऊपर हम फोकस देते हैं। और हमारा सबकॉन्शियस माइंड, नॉट कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड ही जो माइंड है जो यूनिवर्सल एनर्जीज के साथ कनेक्टेड रहता है। जब भी हम कोई डीप हिप्नोसिस या मेडिटेशन करके सबकॉन्शियस माइंड में कोई भी इमेजेस बिल्ड करते हैं, कोई भी तरह के इमेजेस, तो वो उन इमेजेस को एनर्जी मिलती है। ओके। और जहाँ ऊर्जा बहती है वहाँ पे कुछ ना कुछ जरूर बनता है। ओके। और इसीलिए जितने भी महापुरुष इस धरती पर, इस देश में हो चुके, सब ने यही कहा था कि सारी पावर, सारी ताकत आपके अंदर है। भगवान बुद्ध ने कहा था अपो दीपो भव, अपने अंदर वो दीप जलाओ, वो पावर तुम्हारे अंदर है, बाहर कुछ नहीं है। वही है हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो हमें सब कुछ दे सकता है। लेकिन उसी लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जाने अनजाने हम गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, इसलिए लाइफ में नेगेटिविटी है, स्ट्रेस है, गरीबी है, प्रॉब्लम्स है। कोई एक ऐसा कोई रियल लाइफ एग्जांपल या कोई ऐसी टेक्निक जिससे आप जे एक ऑडियंस को वो बता सकें ये सबकॉन्शियस माइंड कैसे यूज किया जाता है? तो जब इतना बड़ा गैप है, 2% और 98% बहुत बड़ा गैप है सर। यस। और दिखता भी है, ऐसा नहीं कि आप बोल रहे हो, वो दिखता भी आसपास कि एक ही स्कूल में पढ़े हुए 2 बच्चे, एक करोड़पति हो गया और एक स्ट्रगल कर रहा है। एक ही टीचर से पढ़े हुए, एक ही माँ बाप के 2 बच्चे, एक बहुत सफल हो गया और एक सफल नहीं हुआ। अपब्रिंगिंग तो सेम है। राइट। तो ऐसा क्या करें हम ऐसा? और या उसको आप बहुत ही सरल भाषा में बता सकेंगे, या ये टेक्निक कर लो तो तुम पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कर जाएगा, या ये टेक्निक है जो तुम गलत कर रहे हो जिसकी वजह से सबकॉन्शियस माइंड काम ही नहीं कर रहा, या गलत रीप्रोग्राम हो रहा है। ओके, देखो, सबकॉन्शियस माइंड तो काम कर रहा है, वो 24 घंटे काम करता है। वो हमारे बॉडी के सारे फंक्शंस को कंट्रोल करता है, हमारी हार्ट बीट, ब्लड फ्लो कराना, ब्रीदिंग चलाना, हमारे बाल ग्रो करना, नाखून ग्रो करना, बॉडी ऑटो पायलट मोड पे सबकॉन्शियस माइंड के साथ ये काम करती है। और हमारी जो पूरी बाहर की लाइफ भी है वो भी सबकॉन्शियस माइंड से ही चलती है। कॉन्शियस माइंड क्या है? 1 to 10% माइंड है टोटल, ठीक है। वो छोटा सा हिस्सा है हमारे पूरे माइंड पावर का, बाकी जो सारा कंट्रोल सबकॉन्शियस के पास है। तो आप जैसे कह रहे हैं कि क्या तरीका है कि जिससे हम उसका यूज़ करके हमारी लाइफ में कुछ अच्छा कर सकें, तो उसका एक ही रास्ता है कि आपका जहाँ पे फोकस होगा, वहाँ पे एनर्जी बहती है। इट्स अ लॉ, ठीक है। इसलिए ओशो रजनीश जैसे महान संत कहते थे कि अपने ध्यान को ज़रा ध्यान से देखो, क्योंकि जहाँ आप ध्यान देते हो वहाँ ऊर्जा बहती है और वहाँ से कुछ ना कुछ ज़रूर बनेगा। जैसे ओशो जैसे महान संत ने भी कहा था कि अपने ध्यान को ज़रा ध्यान से देखो, क्योंकि ध्यान मतलब फोकस। तो जहाँ आप ध्यान देते हो वहाँ ऊर्जा बहती है और उससे ज़रूर कुछ ना कुछ बनेगा। तो हमारा फोकस प्राइमरी हो जाता है। इसीलिए देखो, गरीब और गरीब बनते जाता है, अमीर और अमीर बनते जाता है, क्योंकि गरीब गरीबी की बात करता है, गरीबी से लड़ता है, उस लड़ाई में उसका फोकस कहाँ है? गरीबी पर। अमीर अमीरी की बात करता है और अमीर बनना चाहता है तो वो अमीर बनते जाता है। एक हेल्दी इंसान हेल्दी रहता है, एक बीमार इंसान बीमार रहता है। क्यों? क्योंकि उनका फोकस उन्हीं जगह पर है। अब जहाँ फोकस देते हो, भूल जाओ नेगेटिव पॉजिटिव, जहाँ फोकस दोगे वो बढ़ जाएगा। एक छोटी सी टेक्निक अपने ऑडियंस को बताना चाहूँगा। प्लीज़ सर। आप कुछ भी चाहते हो अपनी लाइफ में, कुछ अपनी पर्सनैलिटी में चेंज चाहते हो, मान लो छोटा सा, कुछ भी नहीं करना आपको। जैसे हम हिप्नोसिस साइंस है, हिप्नोसिस के थ्रू हम बहुत सारी हिप्नोसिस के थ्रू क्या करते हैं, हम कॉन्शियस माइंड को साइड करके सबकॉन्शियस माइंड को एक्सेस करते हैं, और उस वजह से हम फिर सबकॉन्शियस माइंड में कोई भी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। वी कैन यूज़ द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, माइंड को रीप्रोग्राम कर सकते हैं। अब पॉजिटिव और नेगेटिव छोड़ दो, बस 21 डेज तक आप जो चाहते हो उस चीज़ पे फोकस करो। होगा क्या? वो चीज़ ग्रो करने लग जाएगी। और होता है कि मान लो आपको कुछ भी नहीं करना है 21 डेज तक, आप जब सुबह उठो
तो सुबह उठकर आप सिर्फ 5 मिनट के लिए मॉर्निंग से लेकर रात को बेड पे सोने तक का अपना पूरा दिन, जिसे साइकोलॉजी में मेंटल रिहर्सल टेक्निक कहते हैं, पूरे दिन को रिहर्स कर लो अपने माइंड में। आपको जैसे कॉन्फिडेंस चाहिए, मान लो आपको कॉन्फिडेंस ज़्यादा चाहिए, तो अपने आप को रिहर्स मेंटली इमेज बनाओ कि आप कॉन्फिडेंटली काम कर रहे हैं, एनर्जी आपके अंदर, आप पॉजिटिव है, लोगों से मिल रहे हैं तो कॉन्फिडेंटली मिल रहे हैं, तो उसे मेंटली रिहर्स करो। अब 21 दिन तक क्यों कहते हैं लगातार करना, और 21 दिन आप करोगे तो होगा क्या कि जैसे दुनिया में हर चीज़ सर्कुलर मोशन में, यूनिवर्स में हमारे ग्रह गोल घूमते हैं, हमारे वेदर्स गोल घूमते हैं, हमारी साइकिल, लाइफ की भी साइकिल सर्कुलर मोशन में। तो हमारे जो ब्रेन की न्यूरोलॉजी होती है वो भी सर्कुलर मोशन में घूमती है, और 21 डेज में उस न्यूरोलॉजी की पूरी एक साइकिल कंप्लीट होती है। अच्छा, पूरा साइकिल एग्जैक्टली। तो इसीलिए 21 डेज तक अगर हम कोई भी काम करते हैं तो एक बहुत ही पावरफुल न्यूरो पाथवे बनता है, कोई भी हैबिट हमारी बढ़ जाती है 21 डेज में, हम अगर रिपीटेडली उसे करते हैं तो। और मेंटल रिहर्सल से क्या होता है, हमने मेंटल रिहर्स कर लिया पूरे दिन को कि आपने इस तरह जिया है, तो जब आपके माइंड में सब, क्योंकि जब आप इमेजिनेशन और विजुअलाइजेशन करते हैं तो हमारा ब्रेन की लैंग्वेज क्या है, इमेजिनेशन और विजुअलाइजेशन। वो इमेजेस में ब्रेन समझता है, ब्रेन शब्दों में नहीं समझता। तो जो इमेजेस आप ब्रेन को दे रहे हो कि आपको पूरा दिन ऐसे जीना है, और जीने से पहले अगर आपने उसे रिहर्स कर लिया तो आपका ब्रेन एक्चुअली आपको उसी तरह बिहेव करवाएगा, उसी तरह एक्ट करवाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक्टर्स होते हैं, कई सारे एक्टर्स मेथड एक्टिंग करना चाहते हैं, कोई कैरेक्टर में घुस जाना चाहते हैं, तो कई दिन तक वो दुनिया से दूर रहते हैं, उस कैरेक्टर में चले जाते हैं, बिल्कुल, ताकि वो स्क्रीन के ऊपर नेचुरल लगे। और कई एक्टर्स के आपने एग्जाम्पल देखे होंगे कि वो जब 2-4 महीना उस कैरेक्टर को अपने अंदर उतार लेते हैं, रिहर्स कर लेते पहले ही, कैमरा के आने के पहले, कैमरे पे आने से पहले तो रिहर्स कर लेते हो, तो फिर कई बार मूवी खत्म होने के 2-4 महीने तक भी उनको उन कैरेक्टर से बाहर आना मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत बार रिहर्स कर लिया और ब्रेन के अंदर वो फिट कर लिया उसको। एग्जैक्टली, दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, मेंटल रिहर्सल। अगर मेरे को ध्यान आ रहा है, शायद पद्मावत मूवी के अंदर रणबीर का जो था, उसने बाद में एक बोला था कि मैं बहुत ज़्यादा वायलेंट हो गया था बाद में, तो अपने आप को बहुत काम डाउन करने के मुझे बहुत एफर्ट लगाने पड़े। एग्जैक्टली, अगर वो वायलेंट हो सकता है तो आप कॉन्फिडेंट भी हो सकते हो, आप एनर्जेटिक भी हो सकते हो, पॉजिटिव भी हो सकते हो। बस यहाँ चलाना है उसे आपको रिपीटेडली। इट्स इंटरेस्टिंग, मैं इसको करके देखने वाला हूँ, और मैं ऑडियंस को भी बोलूँगा इसको जरूर प्रैक्टिस करें इसको। सर, आपने एक वर्ड यूज़ किया कि पॉजिटिव रहना चाहिए, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी सिखाते हैं कि आप पॉजिटिव सोचो, लेकिन मेरे दिमाग में ना कई बार सवाल आता है, जब हम सड़क क्रॉस करते हैं या घर पे माँ बैठी होती है, बच्चा लेट हो जाता है, उसके दिमाग में पहला सवाल ये था कहीं चोट तो नहीं लग गई, कोई एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, कोई उठा के तो नहीं ले गया। तो अगर इतना सब कुछ नेगेटिव सोचने से सब कुछ नेगेटिव नहीं हो रहा, तो फिर पॉजिटिव सोचने से पॉजिटिव कैसे हो जाएगा? मेरे को ये एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट लगता है, या ये ऐसा लगता है कि ओवररेटेड है ये, ज़्यादा बात होगी इस बारे में। वेरी नाइस क्वेश्चन। देखिए, पेंडुलम देखा होगा आपने? हाँ जी, ठीक है। पेंडुलम इस तरफ जाता है, जितना इस तरफ जाता है उतना का उतना उस तरफ जाता है, बिल्कुल उतना इक्वली जाएगा, उससे ज़्यादा और कम नहीं जा सकता। तो देखो, पॉजिटिव थिंकिंग एक मिथ की तरह है। मिथ है, पॉजिटिव थिंकिंग इज अ मिथ। ओके, बिकॉज पहली बात, लेट्स बी वेरी प्रैक्टिकल, हमें बताया गया आप थिंक पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव। अरे मेरे कमर में दर्द है तो पॉजिटिविटी आएगी कहाँ से? राइट? तो नाइदर बी पॉजिटिव नॉर बी नेगेटिव, बी रियलिस्टिक। ओके, बिकॉज आप ऑल द टाइम पॉजिटिव रह ही नहीं सकते। देखो, पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी, सुख और दुख, दे आर रिलेटिव इमोशंस। ट्रू, ओके? अगर आप पॉजिटिव पेंडुलम को पकड़ो, पॉजिटिव आप इतना सोचोगे इस तरफ, तो पेंडुलम वापस नेगेटिव इस तरफ जाएगा ही जाएगा। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके थॉट्स पे काम नहीं करता, इससे समझना होगा। मुझे दिन में हज़ारों नेगेटिव विचार आते हैं, ठीक है? तो पहले तो एक चीज़ और इंटरेस्टिंग मैं इसमें बता दूं, मैं जोड़ना चाहूँगा कि लोग ज़्यादातर लॉ ऑफ अट्रैक्शन में फंसते कहाँ हैं कि विचार आना और विचार करना दो डिफरेंट चीज़ें हैं। विचार आना और विचार करना, हाँ, अच्छा, थोड़ा सा इसको और डीप में जाना चाहूँगा। हाँ, देखो, ऑलमोस्ट एवरेज एक इंसान को 72,000 से 75,000 विचार डेली आते हैं, ठीक है? हाँ जी, और हम जो करते हैं वो अलग है। बिल्कुल। अब ज़्यादातर लोग नेगेटिव विचार आ गया, नेगेटिव हो जाएगा। देखो, आने वाले विचारों पे आपका कभी कंट्रोल नहीं हो सकता, इट्स इम्पॉसिबल। विचार तो आएंगे, चाहे वो नेगेटिव आए, पॉजिटिव आए। अब जो करते हो वो आपके ऊपर है, ठीक है? अब इतने सारे नेगेटिव विचार आते हैं, क्या वो मैनिफेस्ट होते हैं?
हाँ तो नहीं होते ना, तभी वही कई बार माँ ही बोल देती है, या हम भी सड़क क्रॉस करते हैं, या हम भी कहीं जाए पता ऐसा नहीं लगता होगा है नहीं। ट्रक ठोक देगी हमें। हाँ तो होता है सर ये तो फिर वही बीच में फिर गिल्ट आ जाता है, यार मैं तो नेगेटिव सोच लिया। अरे यार नेचुरल सोचा है मैंने, तो नेगेटिव कैसे सोचा है? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ट्रक अगर सामने से नजदीक है तो आपको फियर आएगा, नेगेटिव विचार आएगा, इट्स वेरी नेचुरल। होता क्या है कि अभी कई लोगों ने, देखो हर इंसान को एक चीज समझो, ये कॉन्सेप्ट फैला है क्यों बोला गया, हर इंसान को इजी पैसा चाहिए, ओके। इजी सक्सेस चाहिए, जिंदगी में आगे बढ़ना आसानी से। तो ये पॉजिटिव थिंकिंग को मैं एक लॉलीपॉप कॉन्सेप्ट कहता हूँ। बच्चे को जैसे हम लॉलीपॉप देते ना, पटा लेते हैं लॉलीपॉप खा के, वो पटाने वाली बात हो गई। ओके। आप, मैं एक वेबिनार करूँ, मैं सिखाऊंगा, सिर्फ विचारों से हम सब कुछ बन सकते हैं, ऐसा नहीं होता। वो क्या अट्रैक्ट करता है लोगों को, लेकिन फाइनली सिर्फ आपके थॉट्स से आपको रिजल्ट नहीं मिलता। लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है आपके सब कॉन्शियस पैराडाइम्स के ऊपर, जो होती है प्रोग्रामिंग, जो बचपन से लेके पहले दिन से जो आपका ब्रेन प्रोग्राम होता गया है आसपास के एनवायरनमेंट से, आपके पेरेंट्स से, आपके परिवार से, दुनिया से, स्कूल से, टीवी से, मीडिया से, जो प्रोग्राम आपके अंदर भर गया है, वहीं से ही अट्रैक्शन होता है। आपके थॉट्स से अट्रैक्शन नहीं होता। ये समझना होगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, जो भी जानना चाहे। कई लोग बोलते हैं सर लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में क्लास लिया, रिजल्ट नहीं मिला। रिजल्ट इसलिए नहीं मिला बिकॉज यू आर वर्किंग ऑन थॉट्स, यू आर नॉट वर्किंग ऑन चेंजिंग योर प्रोग्राम इनसाइड योर सबकॉन्शियस माइंड। आपने अंदर का सॉफ्टवेयर नहीं बदला तो फिर आउटपुट वैसे ही आएगा। Exactly. ओके। मेरे को सर एक चीज़ पूछनी थी, जैसे भाई अगर अपब्रिंगिंग से ही सब कुछ तय है, तो यानी कि किसी की अपब्रिंगिंग गलत हो गई है, या पेरेंट्स का उसका रिश्ता खराब हो गया है, तो यानी कि उसके आगे लाइफ पूरी खराब है। सी, आप ये कह सकते हो, 100% कह सकते हो। ये लोगों को सुनने में थोड़ा डरावना लगेगा, बट इट्स एन साइकोलॉजिकल फैक्ट। देखो, जब बच्चा पैदा होता है, कोई ब्लैंक स्लेट की तरह होता है, ब्लैंक हार्ड डिस्क, कुछ भी नहीं होता, ठीक है। उस दिन से जो वो बच्चा सुनता है, क्योंकि 7 साल की उम्र तक सुनना, हमारे पास कोई कॉन्शियस माइंड नहीं होता। लेफ्ट ब्रेन 7 साल की उम्र तक धीरे धीरे डेवलप हो रहा होता है, ठीक है। और उस दिन से लेकर, पहले दिन से लेकर 7 साल की उम्र तक, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड वाइड ओपन है, ठीक है। और इवन प्रायर टू बर्थ, 5th मंथ में, प्रेगनेंसी के 21वें हफ्ते में, ब्रेन का बॉडी का जो सबसे पहला पार्ट जो डेवलप होता है, वो कौन सा होता है पता है आपको? नहीं, वो राइट ब्रेन। ओके। जो सबकॉन्शियस माइंड, तो वो राइट ब्रेन ही पूरी बॉडी को बनाता है। तो उस टाइम से लेकर बच्चा जो सुनता है, जो देखता है, जो एक्सपीरियंस करता है, जो उसे सिखाया जाता है, वो उसकी रियलिटी बन जाती है, राइट। चाहे वो फिर सही हो या गलत हो, उससे उस बच्चे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और उस वजह से बच्चे को नेगेटिवली प्रोग्राम कर दिया, वो नेगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिवली प्रोग्राम कर दिया, पॉजिटिव हो जाएगा। एक बढ़िया एग्जांपल दूंगा मैं आपको। 26/11 को मुंबई में अटैक हुआ था, याद है? ताज पे आतंकवादी हमला हुआ था। अब समझो 7 साल की उम्र तक, मैं आपको बताता हूँ, 7 साल की उम्र तक बच्चा जो देखता है, जो सुनता है, जो एक्सपीरियंस करता है, वो सब कुछ सबकॉन्शियस माइंड में उतर जाता है, विदाउट एनी फिल्टर्स। उसके अंदर कोई रिजेक्शन पावर नहीं होता। रिजेक्ट कौन करता है? हमारा कॉन्शियस माइंड, ओके, जिसके पास लॉजिक होता है, एनालिटिकल फैक्टर होता है, ठीक है। तो अब उस समय उसने जो देखा, सुना, एक्सपीरियंस किया, वो उसकी सच्चाई बन जाती है। और आपके जान के हैरानी होगी कि 7 साल की उम्र तक एक इंसान अपनी पूरी ज़िंदगी की 70% लर्निंग कर लेता है। 70% पहले 7 साल में हो जाती है, जब तक शायद एज अ पेरेंट भी नहीं पता होता कि हम इतना कुछ। हमारी इतनी सारी बिलीव्स, हमारी बहुत सारी ऐसी बिलीफ है जो हमें पता ही नहीं कि हम क्यों बिलीव करते हैं, उसके पीछे का रीज़न क्या है, बट हमें लगता है हम नहीं करते। तो इसी को एक एग्जांपल से समझाना चाहूँगा, कसाब के एग्जांपल, जो 26/11 में एक लड़का आया था, 16-17 साल का कसाब, ठीक है। तो अब सोचो कि उस लड़के को 15 साल की उम्र में बताया गया था, भाई कसाब क्यों आया यहाँ पर, कि भाई वहाँ जाओ तो क्या मिलेगा, क्या करना है, जिहाद है। जिहाद किया कि वहाँ के लोगों को मारोगे तो क्या मिलेगी? जन्नत मिलेगी। तो वो बिलीफ उसके अंदर बैठाई गई। आपको क्या लगता है, वो बिलीफ उसको 15-16 साल की उम्र में बैठाई गई? नहीं, मतलब पहले बिठा दी, क्योंकि उसको पता था कि वो सुसाइडल मिशन है एक तो। एग्जैक्टली यही पॉइंट मैं कहना चाहता था। 15 साल की उम्र में, 16 साल की उम्र में अगर उसको समझाते तो उसका दिमाग चलने लगता है, यार किसी को मार के मुझे जिहाद कैसे होगी। माइंड ब्लोइंग है मैं सर ये तो। कारण अगर किसी व्यक्ति को जिहादी बनाया जा सकता है प्रोग्राम करके, तो भाई उसका एंटरप्रेन्योर भी बनाया जा सकता है 100%। अब आज सोचो, उस उम्र में जो बिलीफ बन जाती है, कितनी पावरफुल होती है। जब वो बच्चा अपने वतन से निकला,
उसे पता था बॉर्डर के उस पर मेरे नसीब में गोली है, हम्म, उसे पता था जिस माँ ने मुझे पैदा किया मैं उसे देख नहीं पाऊंगा। अब जरा सोचो बिलीव्स कितनी पावरफुल होती है, 7-8 साल 10 साल की उम्र तक की वो प्रोग्राम कितना पावरफुल होता है हमारे माइंड में कि एक बच्चे ने अपनी सबसे प्यारी चीज़ दाव पे लगाती जो होती है जान। इमेजिन करो अगर आतंकवादी बनाया जा सकता है तो आप जो जान दे सकता है वो उससे बड़ी हिम्मत और कोई हो ही नहीं सकती नहीं हो दुनिया में। सकती, सही बात है। तो सोचो हम अगर एक बच्चे को प्रॉपरली प्रोग्राम करें, और आप जैसे बोल रहे हो ये अगर उसको प्रोग्राम कर दिया पूरी ज़िंदगी उस पर डिपेंडेंट है, यस। बच्चे को कॉकरोच छिपकली से डराओ, डरना शुरू हो जाएगा। गांव में खेतों में होते किसान के बच्चे, वो डरते ही नहीं सांप से भी, नहीं डरते, सही क्योंकि बात। डराया नहीं गया वो उन्हें वैसा प्रोग्राम ही नहीं किया गया। मुझे पता नहीं सर, ऐसी आपकी एक्चुअली आपसे पहले ना हमने एक दो पॉडकास्ट अभी पेरेंटिंग पे भी किए हैं, परीक्षित सर भी आए थे, तो हम कई बार डिस्कशन करते हैं और मैं बहुत बोल भी देता हूँ पेरेंट्स को लेकर। तो कितनी मेहनत करी है उन्होंने किसी को टेरेस बनाने में, कितनी शिद्दत लगाई, क्या हमने उतनी शिद्दत लगाई अपने बच्चे को उतना बड़ा बनाने में? एग्जैक्टली। सर इसके साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बड़ा कॉन्फ्लिक्ट लग रहा है मुझे यहाँ पर। कॉन्फ्लिक्ट इसलिए लग रहा है भाई, मान लो मेरी अपब्रिंगिंग, जैसे मैं आई एम ए फादर ऑफ 15 ईयर चाइल्ड, ओके, तो अब मान लो मेरा बच्चा 15 साल का हो गया, अब मैंने अवेयरनेस नहीं रखी कि मुझे कहाँ लेके जाना है, मैंने जैसे नॉर्मल पेरेंटिंग होती है मैंने मान लो वैसे की है, या मान लो मैं भी हूँ, अब मेरी कुछ हैबिट्स बनी हुई हैं, उन हैबिट्स को मैं फिर वापस कैसे बनाऊं, क्योंकि मेरी तो प्रोग्रामिंग हो चुकी है, या मेरे बच्चे के लिए जो ऑलरेडी टीनेज में है तो उसकी तो प्रोग्रामिंग होगी, तो यानी कि मेरे हाथ से बात निकल गई, अब क्या करूं? देखो बात तो अगर आपका कहना तो सही कि बात तो निकल जाती है, आप एक बार प्रोग्राम्ड हो गए तो आप उसके बाद उसको बदलना बहुत मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम इंसान को आप जाके जनरली पूछो कि उसकी लाइफ में प्रॉब्लम क्या है, बोले ये प्रॉब्लम है, सोल्यूशन क्या है, उसे पता होता है कि यार ऐसा करूँगा तो मैं ठीक कर पाऊँगा, ये अपनी ज़िंदगी में सफल हो जाऊँगा अगर मैं ऐसा करूँ तो। 95% लोगों को पता होता है, ठीक है, लेकिन फिर भी वो उस चीज़ को अप्लाई नहीं करते। उन्हें पता है कि लाइफ में क्या करने से नेगेटिव रिजल्ट आएगा, मैं पीछे जाऊँगा, फिर भी साल दर साल वो वही गलतियाँ करते हैं। पता है क्यों? बिकॉज दे आर प्रोग्राम्ड टू डू दैट, ओके। अब उसको बदलने का, जैसे आपने कहा, हाँ, एक पूरी ज़िंदगी इंसान उस प्रोग्राम को नहीं बदल पाता। जैसे रिलीजियस बिलीफ होती है, सोशल बिलीव्स होती है, कई लोगों को लगता है यार ये गलत है, कॉन्शियसली कई बार तर्क बीच में आता है, लेकिन फिर भी वो आदमी, इंसान सबकॉन्शियसली ड्राइव होता है क्योंकि प्रोग्राम है। उसे डर लगता है मैंने ये फॉलो नहीं किया तो कुछ गड़बड़ हो जाएगी, या भगवान नाराज़ हो जाएंगे मैंने ये नहीं किया तो। बिल्कुल ऐसा। पर समवेयर कॉन्शियसली उसे लगता है भगवान नाराज़ क्यों होंगे, वो नाराज़ हो जाएंगे तो भगवान नहीं, राइट। तो उसको अगर बदलना हो तो फिर एक रास्ता है, वो है हिप्नोसिस। यस, इंटरेस्टिंग है सर। बिकॉज प्रोग्राम है सबकॉन्शियस माइंड में, ठीक है। और ज़्यादातर लोग जो बदलना चाहते हैं उन्हें पता भी होता है कि मेरी ज़िंदगी में ये बदलना चाहिए तभी मैं सक्सेसफुल होऊंगा। कई लोग कोशिश भी करते हैं, लेकिन वो कोशिश कॉन्शियस लेवल तक होती है, चेतन माइंड तक, और हैबिट्स, बिलीफ सब कुछ है हमारे सबकॉन्शियस इनर माइंड पर। अब कॉन्शियस माइंड इतना छोटा सा पार्ट है माइंड का, और सबकॉन्शियस इतना बड़ा, तो जीतेगा कौन? सबकॉन्शियस माइंड, वो इतना छोटा पार्ट, इसको बीट ही नहीं कर पाएगा। हाँ, तो अगर आपको कुछ बदलना है तो आपको सबकॉन्शियस माइंड के पास जाकर उस प्रोग्राम को, जैसे हम कंप्यूटर और मोबाइल के फॉर्मेट मारकर नए सॉफ्टवेयर डालते हैं, कुछ इसी तरह हिप्नोसिस के थ्रू हम उसके अंदर एंटर कर कर, हिप्नोसिस की टेक्निक्स के थ्रू उस पूरे प्रोग्राम को बदल सकते हैं। क्योंकि बात अब अगर हिप्नोसिस पे आ गई है तो सर, पहले तो क्योंकि मैं भी हिप्नोसिस को बहुत ज़्यादा समझता नहीं हूँ, एज अ लेमैन मुझे भी लगता है कि ये एक मैजिक है या एक आर्ट है ये, और मेरा भी कुछ एक्सपीरियंस रहे हैं जो मैं पूछूंगा आपसे आगे जाके पॉडकास्ट में, क्या वो हिप्नोटिज्म था या क्या था, तो है क्या हिप्नोटाइज करना या हिप्नोसिस क्या है, थोड़ा सा मुझे लेमैन टर्म में जानना है ताकि मैं समझ सकूं कि एग्जैक्टली ये चीज़ है। ओके, देखो, सबसे पहले हिप्नोसिस के बारे में जानने से पहले इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नो व्हाट हिप्नोसिस इज नॉट। अच्छा, इज नॉट, ओके, ठीक है। व्हाट क्या हिप्नोसिस है उससे पहले ये जानना है कि हिप्नोसिस क्या नहीं है। तो हिप्नोसिस के बारे में देखो कई सारे मिथ है हमारी सोसाइटी में, हाँ, ठीक है। और वेस्ट में तो सारे मिथ ब्रेक हो गए, वेस्ट में तो बहुत वाइडली यूज़ होती है क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी, मेंटल डिसऑर्डर्स, इलनेस में, इनर मोटिवेशन में, बट इंडिया में अभी भी कई सारे मिथ हैं। आपने ना कई सारे नए वर्ड ले दिए, इनर मोटिवेशन, क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी, मतलब ये कुछ वर्ड नए हैं। हाँ, तो होता क्या है, देखो कि हिप्नोसिस एक सिंपल साइंस है कि जिसमें मेंटल और फिजिकल रिलैक्सेशन करते हैं, ओके, राइट। और सबकॉन्शियस माइंड, एज वी ऑल नो, कि वो हमारा कंट्रोल पैनल है, हमारी पूरी बॉडी को, हमारे पूरे बिलीव्स, हैबिट्स सब इन डीपर सबकॉन्शियस माइंड, अचेतन मन जिसे हम कहते हैं। और
हिप्नोसिस क्या करता है, हिप्नोसिस की कुछ टेक्निक्स के थ्रू हम इस कॉन्शियस माइंड को ड्राइविंग सीट से बैक सीट पर ले आते हैं और सबकॉन्शियस माइंड को ड्राइविंग सीट पर ले आते हैं। ओके। यानी उसके डोर क्लोज होते हैं। मान लो कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, तो अब आप अपने आप को कई बार इंटरव्यू देने गए, यूथ के लिए कहना चाहूँगा, जो यूथ सुन रहे हैं, इंटरव्यू देने जाते हैं तो घबराहट होती है, तो अपने आप को सजेशन देते हैं, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम कॉन्फिडेंट। लेकिन मैक्सिमम टाइम वो कॉन्फिडेंस आ नहीं पाता, नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता, क्योंकि सबकॉन्शियस में फियर है। वो कॉन्शियस लेयर बन चुकी है। देखो 7-8-10 साल की उम्र तक वो लेयर नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े हुए तो 7-8-10 की उम्र तक उन्होंने मैथमेटिक्स सीखा, स्कूल में एजुकेशन सीखी, घर वालों ने सिखाया ये सही है गलत है, एनालाइज करना सिखाया, तो धीरे धीरे लॉजिक डेवलप हो गया और कॉन्शियस माइंड की एक लेयर बन गई। अब कॉन्शियस माइंड की लेयर, नीचे सबकॉन्शियस माइंड। ठीक है, तो अब वो बोल रहा है आई एम कॉन्फिडेंट, तो लेयर है इसलिए सबकॉन्शियस में मैसेज नहीं जा रहा। ठीक है, ठीक है, तो इसलिए चेंज नहीं आ पाता। इसलिए ज़्यादातर लोग कोशिश करते हैं बदलने की, लेकिन हार होता नहीं है। थोड़ी कोशिश के बाद हार मान लेते हैं क्योंकि हो नहीं पाता। लेकिन उन्हें पता ही नहीं कि वो कोशिश उनको कॉन्शियस नहीं सबकॉन्शियस लेवल पे करनी होगी। और वहीं पे हिप्नोसिस हेल्प करता है कि आपको सबकॉन्शियस गेट ओपन करो हिप्नोसिस की टेक्निक्स के थ्रू, डायरेक्टली हमारा जो अनलिमिटेड पावर है सबकॉन्शियस माइंड का, उसे एक्सेस करो। वो गेट किससे ओपन होता है? वो गेट ओपन होता है हिप्नोसिस की कुछ रिलैक्सेशन टेक्निक्स के थ्रू, कॉन्सेंट्रेशन टेक्निक्स के थ्रू। व्हाट इज हिप्नोसिस समझे उससे पहले हमें ये समझना होगा व्हाट हिप्नोसिस इज नॉट। ओके। बिकॉज हिप्नोसिस को लेकर बहुत मिथ है सोसाइटी में। बहुत है सर। राइट। अब वेस्ट में तो साइकोलॉजी बहुत डेवलप हुई तो वहाँ पे सारे मिथ ब्रेक हो गए, लेकिन इंडिया में अभी भी बहुत मिथ है। अब हिप्नोसिस, हिप्नोटिज्म, समोन, हिप्नोथेरेपी का जब भी हम नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहली चीज़ आती है, मेरी आंखों में देखो और खो जाओ। राइट। देखो कुछ मिथ के बारे में, हम कुछ मिथ को एलिसिट करते हैं हिप्नोसिस के। पहला मिथ, ये कोई भी किसी इंसान को हिप्नोटाइज कर सकता है उसकी मर्जी के बगैर। नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। अच्छा, उसका कंसेंट चाहिए? 100%। 17 साल हो गए मुझे हिप्नोसिस करते हुए, मैं आज तक किसी को उसकी मर्जी के बगैर हिप्नोटाइज नहीं कर पाया। सेकंड, हिप्नोटाइज करके कोई भी इंसान उससे जो चाहे वो काम करवा सकता है। मतलब कि मैं उससे कुछ ऐसा गलत काम करवा सकता हूँ जो कॉन्शियसली वो करना नहीं चाहता। दैट इज़ ऑल्सो नॉट पॉसिबल। सर लगे हिंदी फिल्मों में तो ये दिखाया है। यही तो प्रॉब्लम है हमारे यहाँ। साइकोलॉजी पे इतना वर्क नहीं हुआ, तो इसलिए इन चीज़ों के ऊपर मिथ फैलना बहुत ईजी हो जाता है, तो वो भी पॉसिबल नहीं है। कहीं एक और मिथ है कि हिप्नोटाइज होकर इंसान स्टक हो जाता है कि भाई हिप्नोटाइज हो गया, बाहर नहीं आ पाएगा। नहीं, ऐसा नहीं। हिप्नोसिस की प्रोफेशनल 200 सालों की हिस्ट्री में कभी ऐसा कोई केस नहीं हुआ कि कोई इंसान को हिप्नोटाइज किया गया और वो हिप्नोसिस में अटक गया, वो बाहर आता है। वो एक बहुत ही डीपली रिलैक्सिंग स्टेट होती है जिसको सब्जेक्ट एंजॉय करते हैं एक्चुअली। ओके, वाओ। अब इसमें ना मिथ इसलिए भी है, अब मुझे पता नहीं ये हिप्नोसिस था या क्या था। छोटी सी कहानी बताता हूँ जो मेरे साथ हुआ था। ये 7-8 साल पुरानी बात है, शायद उससे भी ज़्यादा पुरानी बात है। मेरी वाइफ किंडरगार्टन स्कूल चलाती हैं। तो मैं स्कूल में बैठा था, किसी काम के लिए आया होता, तो वहाँ पर एक व्यक्ति आता है, वो दान मांगता है, तो मैंने उनको डोनेट कर दिया जो मैं दे सकता था। वो वापस बाहर जाता है और अब उनके गुरु आते हैं अंदर। ओके। वो बैठते हैं, 2 मिनट मेरे से बात करते हैं, धन्यवाद करते हैं और फिर धीरे धीरे मेरा नाम बताते हैं। आई वाज सरप्राइज कि इसको मेरा नाम कैसे पता है। फिर मुझे लगा आस पड़ोस से किसी से पूछ लिया होगा। फिर वो ऐसी कई 3-4 बातें बताते हैं जो मुझे समझ में नहीं आता इनको कैसे पता है। फिर ये तक बता देते हैं, फिर मुझे वो एक्स्ट्रा पैसा मांगते हैं कि आप मुझे ये मनी दी। मैं बोलता हूँ कि मेरे पास है नहीं इतने। फिर मुझे ये बता देते हैं कि आपके उस गल्ले के अंदर कितने पैसे पड़े। ओके। मैं तो दिमाग मेरा, अच्छा मुझसे मांगते हैं और मैं वो पैसे दे देता हूँ। वो जब जाते हैं तब मेरे को, अरे भाई ये क्या हो गया। और मैं सोच रहा हूँ मैंने पैसे दिए क्यों। और मेरा तो मतलब फिर तो जो 4 बातें सुननी थी वो तो मैंने सुनी, लेकिन ये क्या था। ये देखो, इसका हिप्नोसिस से कोई लेना देना ही नहीं है। ओके। देखो कई लोग ऐसे कई सारे गांजा होता है, कई सारे ऐसे पाउडर्स हैं, तो वो क्या करते हैं, बहुत स्मार्टली बात करते करते वो ब्लो करते हैं एयर में। और वो पाउडर जब ब्लो करते हैं तो होता है कि उस पाउडर की वजह से हमारे ब्रेन के कुछ पर्टिकुलर जो लॉजिकल पार्ट होते हैं वो सुन हो जाते हैं। ऐसे कई बाबा लोग ऐसे होते हैं जो भूत भगाओ ये वो जो होते हैं ना, वो इनका यूज़ करते हैं। ऐसे कई सारे केमिकल्स हैं। ओके। जो साउथ अमेरिका में वो गांजा बहुत ग्रो होता है। ओके। राइट। तो वो लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। तो उसमें क्या होता है, कुछ देर के लिए आपका ब्रेन सुन हो जाता है। मुझे याद आ रहा है शायद उन्होंने कोई एक स्लिप लिख के दी थी कि इसको अपने उसमें रखना, ऐसा कुछ था। हाँ। एग्जैक्टली। वो क्या आपको यहाँ से हाथ से टच करके यहाँ पे टच कर देंगे, यहाँ पे टच कर देंगे, बॉडी पे कहीं पे भी वो टच हुआ, नोज के थ्रू गया ना, तो आपका ब्रेन का कुछ पर्टिकुलर पार्ट सुन हो जाता है।
तो उसके बाद आपका कॉन्शियस माइंड कंट्रोल खत्म हो जाता है। अब आप पूछते हो, बोल रहे हो कि आपने वो नाम बता दिया, वो कर दिया, आपका कॉन्शियस कंट्रोल ही नहीं था। आपसे पूछ के चले गए होंगे तो आपको पता नहीं था, आपने इतनी प्यारी चीज़ दे दी पैसा तो सोचा आपका कॉन्शियस कंट्रोल ही खत्म हो गया था। हाँ ऑब्वियसली ऐसा होता है अभी। हाँ अभी जो मैंने फील किया, अब मैं तब तक यही मान के चला, तब तक मतलब आज तक ये मान के चल रहा था, आज आपने मुझे क्लियर किया तो मुझे अब वो कनेक्ट कर रहा है कि हाँ उसने मुझे एक स्लिप लिख के दी थी, ब्लू पेन से ये बोला था वहाँ रखना, अब सारी कनेक्ट हो रही। तो अब वो मिथ, ऐसे बहुत सारे मिथ्स हैं, तो उसका मतलब व्हाट डू यू फील कि ये मिथ्स किस वजह से हैं, कि इसके पीछे की रीज़न क्या रहे होंगे? मिथ होने का रीज़न ये है कि रिसर्चेज नहीं हुई, थोड़ा हम बिलीवर ज़्यादा रहे हैं इंडियंस। अच्छा। हम क्वेश्चंस कम करते हैं, हमें बताया गया रिलीजियसली बिलीव ज़्यादा करो, सवाल मत करो। तो जब हम सवाल नहीं करते तो रिसर्च करने का रिसर्चर हम नहीं बन पाते। तो रिसर्चर नहीं बन पाते तो फिर कोई भी इजीली फिर रैशनल माइंड डेवलप नहीं होता, लॉजिक डेवलप नहीं हो पाता। ओके। राइट। तो उस वजह से क्या होता है कि हम मिथ फैल जाते हैं। फिर फैलाना आसान होता है एक्चुअली मिथ, क्योंकि आपके पास क्वेश्चन नहीं है, तो अब आप बिलीवर हो तो आपको कुछ भी बिलीव कराया जा सकता है, कोई भी कहानी बेची जा सकती है आपको। अब देखो साइंस और रिलीजन में डिफरेंस क्या है। देखो साइंस डे बाई डे ग्रो हो रहा है। हाँ ठीक है, क्यों? क्योंकि साइंस पूछता है x इज इक्वल टू दिस, ये क्यों है, वाई क्वेश्चन लगाता है। अब जितने सवाल करते हो किसी चीज़ पे वो उतनी ज़्यादा ग्रो होती है। ओके। राइट। और आई विश कि हम रिलीजन में भी क्वेश्चन करेंगे, उतना ही हमारा रिलीजन ग्रो होगा, उतना ब्यूटीफुल होगा और हम साइंटिफिक होंगे। तो इट ऑलवेज हेल्प्स। तो मिथ फैलने का कारण ये होता है कि हम रेशनल थिंकिंग कम हो गई और लॉजिक कम हो गए और हमने बिलीव कर लिया जो भी है। और वो खतरनाक है थोड़ा, कुछ भी बिलीव करना ज़्यादा खतरनाक है। बहुत खतरनाक है। विदाउट एनी रिसर्च, विदाउट आपके एक्सपीरियंस बनी हुई चीज़ कुछ भी बिलीव करना खतरनाक। तो फिर एक्चुअली क्या है सर, है तो थोड़ा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट अपने इस पॉडकास्ट से, लेकिन एक्चुअली में उसी बच्चे को अच्छा माना जाता है स्कूल के अंदर जो सवाल कम पूछता है, जो टीचर की बात मान लेता है। टीचर को वही प्यारा होता है कि ये मुझे तंग नहीं करता, मैं जितना होमवर्क देती हूँ वो होमवर्क करके ले आता है, कॉपी पूरी होती है और क्लास में डिस्टर्ब नहीं करता। और शायद इसी वजह से बोला जाता है कि जितने भी बैक बेंचेस रहे हैं, जो नोटरीज रहे हैं, वो जल्दी कामयाब हो जाते हैं क्योंकि उनके दिमाग में सवाल होते हैं, या उनको उस कॉन्टेक्स्ट में मजा नहीं आ रहा कि जहाँ खाली सिर्फ मान लेना ही मान लेते हैं। टोटली एग्री सर। देखो सोसाइटी के बनाए हुए सिस्टम पे चलने वाले लिमिटेड सक्सेस पा पाएंगे, तभी 98% लोग वही हैं। Okay. और जो अब देखो ना दुनिया में जो भी बड़े नाम है वो रेशनल रहे हैं। वो उनकी सोच सोसाइटी से अलग ही थी, हर कोई अलग था। इसी वजह से आज एलन मस्क की बात करते हैं तो किसी ने सोचा ही नहीं था रीयूजेबल रॉकेट बन सकता है। हाँ बन सकता है। तो वो आउट ऑफ द वे थिंकिंग कहाँ से आती है? आपको सोसाइटी के वो ढांचा है उससे तो मतलब डोंट थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, वो तो फिजिक्स के Go लॉ out को of the चैलेंज box. करते हैं। हाँ। हाँ, physics के law, हाँ। तो तभी आप कुछ नया कर पाते हो। सवाल करते हो नया करोगे, सवाल करना बंद कर दोगे आपकी ग्रोथ रुक जाएगी। Okay. सर हिप्नोटिज्म को कंस्ट्रक्टिवली कैसे यूज़ किया जा सकता है? जैसे मैंने ना कुछ आपके वीडियोस भी देखे थे। पहले तो मैं ये भी जानना चाहूँगा कि क्लिनिकल हिप्नोथेरिज्म या क्लिनिक हिप्नोटाइज करना अलग चीज़ है, और आप एक कुछ स्टेज पे भी बहुत कुछ करके दिखाते हैं, तो वो क्या है? वो मैजिक है या वो क्या है? ये तो पहले इस पर डिफरेंस जानना चाहता हूँ। उसी का कंजिक्यूटिव क्वेश्चन यही है। तो फिर अगर कंस्ट्रक्टिवली यूज़ होगा तो मैं कहाँ यूज़ कर सकता हूँ इसको? देखो हिप्नोथेरेपी को पहले हम समझ लेते हैं। क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी में हम जैसे हम टीच करते हैं, क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी हम लोग सिखाते हैं, तो उसमें हम क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट बनवाते हैं, प्रोफेशनल। अब प्रोफेशनली हिप्नोथेरेपिस्ट क्या काम कर सकता है? हिप्नोथेरेपिस्ट आपको हेल्प कर सकता है आपके मेंटल डिसऑर्डर्स और इलनेस को रिमूव करने में, बिकॉज वो सब कुछ सबकॉन्शियस माइंड में होता है। देखो 90% डिजीज़ हमारी साइकोसोमेटिक होती है। ओके, जैसे साइकोसोमेटिक डिजीज लाइक जो माइंड से पैदा होती है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे डिप्रेशन, एंजाइटी, डायबिटिक भी शायद उसी में आती है। डायबिटिक थोड़ी एक लाइफस्टाइल डिजीज़ है। ओके। राइट। तो डिप्रेशन, एंजाइटी हो गई, ओसीडी हो गई, सिज़ोफ्रेनिया हो गई, ऐसे बहुत सारे मानसिक रोग होते, जो भी बीमारी हमारी उसमें 90% डिजीज साइकोसोमेटिक होती है, माइंड से पैदा होती है। और 10% जो डिजीज़ होती है जो जिनका ओरिजिन बॉडी होता है। ओके। तो जो साइकोसोमेटिक डिजीजेज है वो आप कभी भी बॉडी से कोई दवा से क्योर नहीं कर सकते, वो सिर्फ और सिर्फ माइंड से ही क्योर कर सकते हो, बिकॉज उसका ओरिजिन माइंड है। और जो 10% बॉडी की डिजीज़ है आप उससे सिर्फ बॉडी से क्योर कर सकते हो। तो हिप्नोसिस हमें हेल्प करता है हमारे कॉन्शियस लेयर को साइड करके सबकॉन्शियस में जाकर और कुछ पर्टिकुलर सजेशन वहाँ देकर हम उन सारी बीमारियों को रिवर्स कर सकते हैं जो इनक्योरेबल डिजीजेज होती हैं, जिनके पीछे हम कई सारी मेडिसिन खाते जा रहे, लेकिन मेडिसिन शरीर पे काम करती है, मन के विचारों पे तो नहीं करती, मन के इमोशंस पे तो नहीं करती। तो हिप्नोसिस हमें इस तरह से हेल्प करता है डिजीज़ रिमूव करने में, कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में, इनर मोटिवेशन लाने में। लाइक
मैं आउटर मोटिवेशन की बात नहीं कर रहा। हाँ, ये जानना चाहूँ इनर मोटिवेशन मतलब। यानी प्रोग्राम कर देने में। फॉर एग्जाम्पल कि आपको किसी इंसान को बाइक चलाने का, कार चलाने का फोबिया है, तो बहुत सारे होते हैं ऐसे। ठीक है, हाँ। बहुत सारे, वो डर लगता है उन्हें, नेचुरली डर लगता है। तो उन्हें क्या मोटिवेशन चाहिए डर लगने के लिए? नहीं चाहिए। ऑलरेडी अंदर से है वो तो डर। वो बिकॉज ऑलरेडी प्रोग्राम्ड है वो डर, किसी ने वो डर डाला है, ठीक है, तो डर प्रोग्राम्ड है। तो हम हिप्नोसिस में एक्चुअली प्रोग्राम कर सकते हैं। अगर डर है तो उसकी जगह हम कॉन्फिडेंस या फिर जो भी जिस व्यक्ति के लिए। फियरलेसनेस प्रोग्राम कर सकते हैं। ओके। तो मैं इनर मोटिवेशन इसीलिए कहता हूँ, एक होता है आउटर मोटिवेशन जो लेक्चर से सुनकर आता है, वो 2-4 दिन में थोड़ा डाउन हो जाता है। 2-4 घंटे में हो जाता है। हाँ, किसी का 2-4 घंटे, किसी का 2-4 दिन कोई खींच के ले जाता है। तो लेकिन हम हिप्नोसिस के थ्रू अगर उसे प्रोग्राम ही कर दे सीधा डायरेक्ट, मान लो मैंने उसे प्रोग्राम ही कर दिया कि अब तू वहाँ जाएगा और तू वहाँ पे कॉन्फिडेंटली बिहेव करेगा, तो उसे फोर्स देने की ज़रूरत ही नहीं है कि मुझे कॉन्फिडेंट होना है, वो उसका सेकंड नेचर हो जाएगा। तो दैट्स वेयर क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी हेल्प, हिप्नोसिस हेल्प करती है हमें हमारे गोल मैनिफेस्टेशन में भी, बिकॉज सबकॉन्शियस माइंड के पास कैसे जाए, उसको गोल्स कैसे दे और गोल्स को कैसे अट्रैक्ट करें हमारी लाइफ में। और उसके बाद हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो होता है, हम हिप्नोसिस के थ्रू ही अपने माइंड पावर को यूज़ करते हैं और पूरी तरह से अपने माइंड को रीप्रोग्राम करने में, लाइक मैं पूरा दूसरा इंसान बन सकता हूँ, अपने आप को पूरी प्रोग्रामिंग बदल सकता हूँ, जो मेरी प्रोग्रामिंग पहले से है उसमें हिप्नोसिस क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी हेल्प करती है। स्टेज हिप्नोटिज्म जो एस्पेक्ट है दूसरा, वो एक एंटरटेनमेंट हिप्नोसिस है। लाइक मैं कई कॉर्पोरेट्स में, न्यूज़ चैनल्स में शो करता हूँ, और तो वो क्या होता है कि हम ऑडियंस में से 8-10 जन को बुलाते हैं, पिक करते हैं, उन्हें हिप्नोटाइज करते हैं, उनका नाम भुला देते हैं, उनको हंसा देते हैं, रुला देते हैं। तो वो एक एंटरटेनमेंट एस्पेक्ट है जो हिप्नोसिस का होता है। तो एक्चुअली कुछ हिप्नोसिस को लेकर कुछ मिथ उस वजह से भी फैला है स्टेज हिप्नोटिज्म में, बिकॉज स्टेज हिप्नोटिज्म में हम काफ़ी सारी चीज़ें करते हैं सब्जेक्ट्स के साथ, वो रियल होता है। वो रियल होता है। अच्छा। बिकॉज आपने अगर हमारे वीडियोस देखे स्टेज हिप्नोटिज्म के, तो आपने देखकर एक्चुअली कई लोगों को लगता है क्या है, कैसे पॉसिबल है। हाँ, आपने चुटकी बजाई वो सो गया, मतलब थोड़ा सा तो आता है लोगों को यहाँ पे सर बिस्तर में नींद नहीं आती, तो यानी कि स्लीप डिसऑर्डर भी ठीक हो सकता है इससे। 100%। मेरी एक स्टूडेंट थी लीना करके, उसको 13 साल का इंसोम्निया का इशू था। 13 साल से मुश्किल से 2 घंटे 2.5 घंटे सो पाती थी रात में, वो भी अर्ली मॉर्निंग नींद आती थी। अब उसकी स्टेट ये हो गई थी कि उस वजह से बच्चों पे हाथ उठाना, ठीक है, फर्स्ट नींद नहीं आती तब इंसान का दिमाग ख़राब होता है, फिर पति के साथ झगड़े, तो उस वजह से उसकी शादी डिवोर्स तक पहुंच गई थी। मतलब था प्रॉब्लम नींद का, और एक्चुअली हम लोग इसको बहुत ज़्यादा अंडररेट कर लेते हैं या अंडर वैल्यू ले लेते हैं कि प्रॉब्लम को क्योर नहीं किया, उसका इम्पैक्ट पर्सनल लाइफ पे आ गया। 100% आता ही है जब आप फ्रस्ट्रेटेड और मेंटली, तो आपके आसपास लोगों को भी आप परेशान करोगे। सर डॉट देखो ना, मतलब आप सही नहीं हो तो आपने अपने बच्चों की अपब्रिंगिंग अच्छी नहीं की, वही बच्चा जब आगे जाके पेरेंट बनेगा वो भी ऑलरेडी, क्योंकि आपके पास बिलीफ सिस्टम बन गया, आपकी अपब्रिंगिंग अच्छी नहीं, तो आप आगे जाके वही देने वाले हो। तो आपका खुद का ठीक होना कितना जरूरी है। एग्जैक्टली, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि आप ना किसी को, समाज को, दुनिया को खुश करने की जिम्मेदारी छोड़ दो। अब जिम्मेदारी उठा लो कि आप मुझे कैसे खुश रहना है, क्योंकि पता है क्या, एक खुश आदमी, एक हैप्पी आदमी हैप्पीनेस बांटेगा, ठीक है, और एक परेशान आदमी परेशानी बांटेगा। बोलते हैं ना, आगे परेशान आत्मा आगे दुखी आत्मा से बोलते हैं अपने आप। हर इंसान को खुद की जिम्मेदारी उठा लेनी चाहिए, किसी और को खुश रखने की, हैप्पी रखने की, पॉजिटिव की जिम्मेदारी छोड़ दो। यही बेवकूफ़ियाँ पूरी ह्यूमन सोसाइटी कर रही है कि इसको खुश कर लो, उसको खुश कर लो, और उसमें खुद खुशी नहीं हो ना, तो आप डायरेक्टली उस खुशी में दुख ही बांटोगे, क्योंकि आप वही दे सकते हो जो आपके पास है, आप वो नहीं दे सकते जो आपके पास नहीं है। एग्रीड। यानी इफ आई हैव 1 एप्पल एंड इफ यू कम टू मी एंड आस्क मी गिव मी 1 बनाना, आई कांट डू दैट। टोटली एग्री। तो जो मैं एग्जांपल दे रहा था लेडी का, तो 13 साल से उसका इशू था। तो उस इशू में क्या हुआ कि अब उन्होंने वर्कशॉप किया, देन शी स्टार्टेड रिलैक्सेशन टेक्निक उसने करना शुरू की, और 1.5-2 महीने में रिजल्ट ये आया कि पहले जो 2 घंटा सोती थी मुश्किल से, वो अब 8-8 घंटा नाइट में सोती है। 8 घंटा, दैट्स ग्रेट, वंडरफुल। तो हिप्नोसिस इस पावरफुली इस तरीके से वर्क करता है कि जब माइंड में कुछ भी, मतलब कुछ भी बदल सकते हैं। जो आपने वीडियोस देखे स्टेज हिप्नोटिज्म में, तो होता ये है कि उस स्टेज हिप्नोटिज्म में हम ऐसे स्टेट ले आते हैं, ट्रांस स्टेट जिसे हम कहते हैं, और जो आप देखते हो कि ऐसे जो भी मैं बोल रहा हूँ वो वही वैसा ही कर रहे हैं। उसका रीज़न ये है कि सजेशन सबकॉन्शियस माइंड में जा रहा है। तो क्या मेडिटेशन और हिप्नोटिज्म एक ही चीज़ है? नहीं, मेडिटेशन और हिप्नोसिस में एक बेसिक डिफरेंस है। देखो, मेडिटेशन के नाम पे भी हमारे देश में बहुत मिथ फैल गया है, कहीं अलग अलग दुकान खुल गई है।
आई बिलीव मेडिटेशन की एक सिंपल डेफिनेशन है, डूइंग नथिंग इज कॉल्ड मेडिटेशन. ओके. हम जब भी मेडिटेशन की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में पहले माइंड आता है. ठीक है. और माइंड का मेडिटेशन से एक्चुअली कोई लेना देना ही नहीं है. माइंड का मेडिटेशन से कोई लेना देना नहीं है, थोड़ा सा समझना चाहूँगा सर. वेयर देयर इज अ माइंड देयर इज नो मेडिटेशन. जहाँ विचार है, माइंड से तो विचार की बात कर हाँ, रहे हैं. विचार या कुछ भी. एंड वेयर देयर इज नो माइंड देयर इज अ मेडिटेशन. मीन्स व्हेन यू गोज बियॉन्ड माइंड, मेडिटेशन वहाँ शुरू होता है. ओके. आप कोई भी मंत्रा चैंटिंग कर रहे हो, कोई भी विजुअलाइजेशन कर रहे हो, कोई भी इमेजिनेशन कर रहे हो, वो मेडिटेशन है ही नहीं. अच्छा, वो हिप्नोसिस ही है. वो हिप्नोसिस ही है. एग्जैक्टली. ओके. हाँ, तो वो मेडिटेशन के नाम पे पता नहीं लोग कुछ भी बेच रहे हैं आज की तारीख में. कुछ भी मतलब कुछ भी. तो यानी कि अगर मेरे को स्ट्रेस ठीक करना है, एंजाइटी ठीक करनी है, या कोई भी साइकोसोमेटिक मुझे अपना गोल क्लियर नहीं दिख रहा, तो ये सब कुछ हिप्नोसिस से ठीक हो सकता है. बिल्कुल. अगर मैं ये पूछना चाहूँ एक लेमन के रूप में कि कितने दिन लग जाते हैं, मान लीजिए एक सरफेस लेवल की एक एवरेज व्यक्ति है जिसको डेली बहुत हार्ट बीट बहुत फास्ट हो जाती है, कोई भी एक अनवांटेड सिचुएशन आती है, किसी से बात करते वक्त भी घबराहट होने लग जाती है, सोशल एंजाइटी हो जाती है, तो नॉर्मली कितने दिन लग जाते हैं या कितने घंटे का सेशन लग चाहिए होता है इसको ठीक है? देखो, डिपेंड्स करता है प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम. मैं जैसे पर्सनल सेशंस लेता हूँ तो कहीं लाइक डिप्रेशन के केसेस है, तो एंग्जाइटी के है, तो मुझे लगता है 5 से 6 सेशन या 7 सेशन लगते हैं एक पर्टिकुलर इंसान पे. एक सेशन कभी 1 घंटे का हो सकता है, 45 मिनट्स का भी हो सकता है, 2 घंटे का भी हो सकता है. ओके. तो इट डिपेंड्स कि प्रॉब्लम कैसी है, दूसरा हिप्नोटिस्ट कितना स्किलफुल है, कितना एक्सपीरियंस है, तो उस पर सब कुछ डिपेंड करता है. अब मान लो कोई एडिक्शन का केस है, तो एडिक्शन के केस में मुझे लग जाएंगे 10 सेशन, 12 सेशन. ओके. तो क्योंकि वो तो बहुत डीप रूटेड प्रॉब्लम होता है, तो उसमें 10-12 सेशन भी लग जाते हैं. तो प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम 5 सेशन से लेकर 10-12 सेशन तक आप काउंट कर सकते हैं, और एक सेशन लगभग 1 घंटा आप एवरेज गिन सकते हैं. अब 2 प्रॉब्लम जो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगता है कि हमें इस पर बात करनी चाहिए, लेकिन सॉल्यूशन ओरिएंटेड. जैसे एक प्रॉब्लम है, जब आपने विजन की बात करी, बहुत सारे लोग हैं जिनको विजन नहीं पता होता. जैसे मैं आई एम रियली सरप्राइज कि बिल गेट को नहीं पता था कि वो इतना बड़ा हो जाएगा. बेस्ट जोसेफ को भी नहीं पता था कि वो ऐसा कुछ करने वाले हैं. ठीक है. तो लोग बोलते हैं ना विजन बना लो, अरे पहले दिमाग में कैसे आ जाएगा कि 5,000 करोड़ की कंपनी बना लूंगा. और ये सच में सर बहुत बड़ा फाइट है, अपने आप के साथ बहुत बड़ा संघर्ष है. और गिल्ट भी एक्चुअली में, क्योंकि मैं जब बच्चों के साथ काउंसलिंग करता हूँ या बड़ों के साथ बैठता हूँ, यार हमें नहीं पता, नहीं विजुलाइज हो पा रहा या नहीं समझ पा रहे या हमारा पोटेंशियल, तो क्या करें. तो इसमें हिप्नोटिज्म या फिर आपकी कोई भी टेक्निक क्या हेल्प कर सकती है, अगर आप हमें वो टेक्निक बता सकें, या फिर आप हमें थोड़ा सा इस पर थोड़ा सा ज्ञानवर्धन कर सकें कि एग्जैक्टली यार ये प्रॉब्लम है, इसलिए कोई विजन नहीं, जिसका विजन क्लियर क्यों नहीं होता. देखो, विजन, देखो एक तो मैं विजुअलाइजेशन वर्ड बहुत कम यूज़ करता हूँ. आई यूज़ द वर्ड इमेजिनेशन. इमेजिनेशन. ओके. विजुअलाइजेशन वर्ड जब हम यूज़ करते हैं तो हम बंद जाते हैं विजुअल्स, खाली पिक्चर्स के फॉर्म में. ओके. ठीक है, पिक्चर देखनी. आई ऑलवेज यूज़ इमेजिनेशन. इमेजिनेशन क्या होता है? कंसिस्ट ऑफ 5 सेंसेस. देखना, सुनना, टच महसूस करना, स्मेल एंड टेस्ट. तो मैं अभी अपने क्लाइंट्स के साथ हमेशा बोलता हूँ इमेजिन दिस थिंग. अब कई लोग बोलते हैं मेरी इमेजेस नहीं बनती. हाँ, नहीं बनती सर. ठीक है. हाँ. तो ऐसा नहीं है एक्चुअली. पहले देखा जाए तो ऐसा पॉसिबल नहीं कि इमेजेस ना बने, बिकॉज हम ह्यूमन सोचते भी इमेजेस में ही है. मैं इसको ना थोड़ा बताता हूँ, मैं इससे क्यों मैंने बोला. जैसे मैं सुबह उठता हूँ तो मुझे आदत है मैं श्री गणेश जी को याद करता हूँ, और मैं गणेश जी की पिक्चर सोचने की कोशिश करता हूँ कि कैसी है, मतलब जो मेरे मंदिर में लगी हुई है या जहाँ जहाँ मैंने देखा है, वो कई बार नहीं दिखती मुझे. मेरे को थोड़ी सी दिक्कत होती है उससे, क्यों नहीं दिख रही, तो वो क्या है वो. देखो, ऐसा पॉसिबल नहीं. एक तो दिखे ना, उसका रीज़न क्या है, आपको महसूस होता है कि आपको दिख नहीं रही, लेकिन दिख रही होती है. कैसे? ओके. आपको मैं अभी बोलूँ, एप्पल, लाल कलर का एप्पल होता है, सेब जो होता है, सेब की हम बात करते हैं, खाया आपने? हाँ, खाया भी है, दिख भी गया. राइट. देखो, जब मैंने एप्पल की बात करी तो या तो लाल लाल कलर की सेब आपके दिमाग में आई, या फिर APPLE एप्पल लिखा हुआ आया. हाँ. तो हम ह्यूमन सोचते भी इमेजेस में ही है. हाँ, टोटली एग्री. तो अब क्या होता है, विजुअलाइजेशन की जब हम बात करते हैं तो एक्चुअली हम विजुअलाइज कर रहे होते हैं कि हमें विजुअलाइजेशन नहीं हो रहा, बट एट द एंड हम विजुअलाइज तो कर ही रहे होते हैं. अच्छा. कई भी कभार हमें ऐसा डाउट आ जाता है, यार मुझे विजुअलाइजेशन मान लो ये इमेजिनेशन सही से नहीं हुई. तो जब कोई चीज़ एक्सपीरियंस बन जाती है तो नेक्स्ट टाइम मैं आपको बोलूँ चलो आप इमेजिन करो, अब आप कॉन्फिडेंट है, तो आपके दिमाग में जो डाउट है ना, वो डाउट आपको इमेजिन करवाता है कि इमेजिनेशन ही नहीं हो रहा, लेकिन एट द सेम टाइम आप इमेजिनेशन तो कर ही रहे हो. तो उसे फोर्स नहीं देना. मैं हमेशा कहता हूँ लोगों को, आप देख नहीं पा रहे कोई बात नहीं, उसे सुनो. सुन नहीं पा रहे,
महसूस करो उस जगह को, या हो सकता है उस जगह की कोई स्मेल है तो उसको एक्सपीरियंस करो। ज़रूरी नहीं, इवन थिंक अबाउट इट, अब उसके बारे में सोचोगे तो भी सेम पर्पज इज बीइंग सर्व्ड। ओके। अगर हम इमेजेस भी नहीं कर रहे, किसी इंसान के बारे में सोचते हैं तो, या अगर वो बुरा इंसान है तो हमें अपनी फीलिंग उस टाइप से आती है। तो हमें फोर्स नहीं करना, कि जब मैं दर्शकों को कहना चाहूँगा कि फोर्स नहीं करना कि जो इमेजेस नहीं बन रही, बी वेरी सिंपल। दिखाई नहीं देता तो उस समय जो ऑडिटरी मोड, वहाँ पे जो आवाज़ है उसको सुनो, वो भी इमेजिनेशन का ही हिस्सा है। ओके, ठीक है। तो और विजन को बनाना हो तो अब क्या करें? देखो, अब जैसा आपने कहा कि बिल गेट्स को कभी नहीं पता था मैं इतनी बड़ी कंपनी बना लूँगा, ये बहुत बढ़िया बात कही आपने। देखो, जितने भी लोगों की ऑटोबायोग्राफी आप पढ़ोगे, सक्सेसफुल लोगों की, सब में एक चीज़ कॉमन मिलेगी, हमने कभी नहीं सोचा था कि हम इस लेवल पे पहुंच पाएंगे। हाँ बिल्कुल सर, सब में यही लिखा है। और लेकिन आजकल कोचेस सिखाई ये रहे हैं कि तुम सोचो, जब उन्होंने नहीं सोचा, उन्होंने इतनी बड़ी बना ली तो आप हमें सोचने में मजबूर क्यों कर रहे हो? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने, कि जैसे बिल गेट्स का एग्जांपल दिया कि उन्होंने बोला नहीं देखा मैंने इतना कि मैं यहाँ पहुँच पाऊँगा। अब जितने भी सक्सेसफुल लोगों की ऑटोबायोग्राफी पढ़ोगे, सक्सेस स्टोरी पढ़ोगे, तो सब में एक चीज़ कॉमन मिलेगी कि वो कहते फिरते हैं कि मतलब हमने कभी भी नहीं सोचा कि हम इस लेवल तक पहुँच पाएंगे। और वो बहुत बड़ा फैक्ट है। हाँ, मतलब मैंने भी नहीं सुना कि भी आप पहले से कैसे इमेजिनेशन कर लोगे। और दूसरा, आजकल सिखा कोचेस सब यही रहे हैं कि आप पहले से सोच के चलो, तो बड़ा कॉन्फ्लिक्ट लगता है मुझे। देखो होता क्या है, मान लो बिल गेट्स है तो उसने कभी नहीं सोचा कि मैं यहाँ तक पहुँच पाऊँगा, लेकिन क्या होता है कि वो अपने काम में परसिस्टेंट थे, कि उनको एक विज़न, छोटा मोटा विज़न तो था ही, बड़ा विज़न नहीं होता लेकिन छोटा विज़न होता है। तो जो वो कॉन्फिडेंस है सक्सेस का, जब आपको छोटी छोटी सक्सेस मिलती है, भाई आपको हर जिद में आपको कुछ काम करना, मुझे लाइफ में सफल बनना है, ठीक है, तब पॉजिटिव नेगेटिव छोड़कर, ये सब छोड़कर लाइफ में आगे कंसिस्टेंटली कुछ काम करते जाते हो। तो जब वो छोटी छोटी सक्सेस मिलती है, वो सक्सेस क्या करती है, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड करती है। वो कॉन्फिडेंस क्या होता है, आपके विजन को ब्रॉड करता है। फिर उस विजन से नई सक्सेस आती है, वो सक्सेस से वापस आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, उस कॉन्फिडेंस से वापस विजन ब्रॉड होता है। तो वो एक नेवर एंडिंग साइकिल में, एक विशियस सर्कल में रहते हैं, जो उन्हें सक्सेसफुल बनाता रहता है। छोटे छोटे चंक्स की जो आपकी उनकी विनिंग है, उसकी वजह से उनका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता जाता है, ताकि वो अच्छा। एग्जैक्टली कई लोग बोलते हैं पहले कॉन्फिडेंट बनो। देखो, कई बोलते हैं आपके अंदर बिलीफ होना चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए, ठीक है। कई कोचेस ट्रेनर्स बोलते हैं, सॉरी टू से मैं कहता हूँ उसकी ज़रूरत भी नहीं है। बिलीफ की ज़रूरत नहीं है, नहीं, ट्रस्ट की भी ज़रूरत नहीं है। देखो, अगर है आपके अंदर बिलीफ है, आप कर सकते हो, दैट इज़ वेल एंड गुड। क्योंकि हेनरी फोर्ड कहते थे कि अगर आप बिलीव करते हो कि आप कर सकते हो, और अगर आप बिलीव करते हो कि आप नहीं कर सकते, इन दोनों ही सूरत में आप सही हो। बिकॉज सबकॉन्शियसली यू आर बिलीविंग दैट, और जो आपकी बिलीफ है वो आपकी सच्चाई बनती है, वही आपकी रियलिटी, राइट। कि बिलीफ ही आपको वैसे इमोशन देती है। आपके अगर मेरे अंदर ये बिलीफ है कि मैं ये काम कर सकता हूँ, वैसे मेरे इमोशंस होंगे, उस इमोशन से मेरी बॉडी लैंग्वेज वैसी होगी, मेरी फिजियोलॉजी वैसे सपोर्ट करेगी, और वो मैं काम कर जाऊँगा। अगर मेरे अंदर नेगेटिव बिलीफ है, नहीं कर सकता, तो मेरे इमोशंस, फीलिंग्स नेगेटिव होगी, फिजियोलॉजी नेगेटिव होगी, मैं वो कर ही नहीं पाऊँगा, राइट। तो लेकिन क्या होता है, अब मान लो मैं एक छोटा सा साइंस देना चाहूँगा, साइंस ऑफ रिपीटेशन। ओके, हिप्नोसिस रिपीटेशन पे काम करता है। ओके, देखो, एक चीज़ है कि मान लो किसी के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, तो मैं से हिप्नोटाइज करके सीधा उसके सबकॉन्शियस माइंड में कॉन्फिडेंस का सजेशन डाल दूँ, तो वो तुरंत कॉन्फिडेंट हो जाएगा। ओके, जो आपने मेरे वीडियोज़ में देखा है, बिल्कुल, ठीक है। वो विद इन अ मिनट हम एक पर्सनालिटी चेंज कर सकते हैं, बिकॉज हम सबकॉन्शियस माइंड को एक्सेस कर रहे होते हैं। डायरेक्ट सीधा सीईओ से बात कर रहे हो। यस, एग्जैक्टली। अगर आप देखो, अब आपके पास हिप्नोसिस नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, एक चीज़ को रिपीट करना। मैं अपने वर्कशॉप में सिखाता हूँ कि आज आप जो भी हो, पास्ट में किए गए रिपीटेशन का नतीजा हो। आपका भविष्य भी वही होगा जो आप आज रिपीटेडली कुछ करेंगे। अब वो सच हो या झूठ हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको कॉन्फिडेंस चाहिए, रोज़ एक इमेज बनाओ 21 से 40 दिन तक कि आप कॉन्फिडेंट हो, आप लोगों से कॉन्फिडेंटली बात कर रहे हैं, आप पावरफुल हो। आपको बिलीव की ज़रूरत नहीं है। देखो, इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ, अच्छा, ना आपको ट्रस्ट की ज़रूरत है, ना ही कोई फेथ की ज़रूरत है। अगर है तो बहुत अच्छा है, वो काम बहुत जल्दी हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं आ रहा आपको, और ये बात फैक्ट है, देखो लोगों के हाल जब फटे हाल है और आप उनको बोलो बिलीव कर, ट्रस्ट कर, कैसे करेगा? नहीं होता, नहीं होता ना, नहीं होता। तो उस समय एक रास्ता है, आप एक चीज़ को रिपीटेडली अपने दिमाग में चलाओ 21 से 40 दिन तक। उस इमेज को रोज बोलता हूँ, रोज पूरा दिन देखो आप कॉन्फिडेंटली, जो आपका रूटीन होता है उस रूटीन को मेंटली रिहर्स करो। ओके,
तो होगा क्या कि बार बार रिपीटेशन के थ्रू क्या होता है, रिपीटेशन एक साइंस है, जो चीज़ हम रिपीटेडली करते हैं वो कॉन्शियस से सबकॉन्शियस में शिफ्ट हो जाती है। एग्जैक्टली और वो हमारी 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 बिलीफ बन जाती है, हमारा सेकंड नेचर बन जाता है थ्रू रिपीटेशन। ओके राइट, अगर आपको बिलीफ नहीं है तो भी रिपीटेशन वर्क करेगा, ओके, क्योंकि एक झूठ को अगर हम 100 बार बोले तो सच लगने लग तो जाता एक्चुअली हम भी साइकोलॉजिकल एक ऐसे स्टेट में आ जाते हैं कि हमें पता भी नहीं होता कि कुछ दिनों पहले मैं इसे झूठ मानता था। आई कैन कनेक्ट, यस, ऐसा होता है, सही कह रहे हो आप। एग्जैक्टली तो मैं कहता हूँ बिलीफ की भी पूरी ज़रूरत नहीं है, ट्रस्ट की भी ज़रूरत नहीं, जस्ट रिपीटेडली वो चीज़ देखो जो आप चाहते हो, फोकस वहाँ पे दो, वो चीज़ें ग्रो होगी। दैट इज कॉल्ड साइंस ऑफ रेपिटेशन। साइंस ऑफ रेपिटेशन। थोड़ा सा मैं और डीप में जाना चाहूँगा, क्योंकि ये प्रॉब्लम मैंने मेरी लाइफ में भी फेस की थी। विजन मुझे पता नहीं लग रहा मुझे करियर कहाँ से शुरू करना है, तब उस स्टेज पे मैं क्या करूँ, चाहे मैं 30s में हूँ चाहे 15 में हूँ, किसी भी एज में हूँ, मुझे नहीं पता लग रहा कि मुझे कहाँ से शुरू करना है, या मेरी किसी भी तरह से कोई हेल्प नहीं हो पा रही है कि मैं ये आइडेंटिफाई कर लूँ कि यार ये मेरा पैशन, तो मैं स्टार्ट कहाँ से करूँ, मुझे स्टार्टिंग पॉइंट जानना है, चाहे विजुअलाइजेशन की हेल्प लूँ या सॉरी इमेजिनेशन की हेल्प लूँ, तो कहाँ से शुरू करूँ ताकि मुझे कम से कम अगला एक रास्ता तो दिखे, एक स्टेप तो दिख जाए। तो उसमें कुछ हिप्नोटिज्म हेल्प करता है? देखो, सबसे पहले आप अपने गोल डिसाइड करो, स्पेसिफिक हो कि आप अपनी ज़िंदगी में चाहते क्या हो। ऑब्वियसली सर कोई पैसा चाहता है, फेम चाहता है, अच्छी मतलब हेल्थ चाहता है, अच्छा रिलेशनशिप चाहता है, यही एक डिमांड होती है। वंडरफुल। इफ़ आई आस्क यू राइट नाउ, कितना पैसा चाहते हो आप अगले 1 साल में? हाँ, इसको टेंजिबल क्वांटिफाई करना पड़ेगा। ओके, ठीक है। देखो, अब मैं आपको पूछूं कैसे रिलेशनशिप चाहते हो स्पेसिफिकली, तो ये तो कैसी हेल्थ चाहते हो स्पेसिफिकली, ये तो सभी फिट नहीं चाहेंगे, पैसा हो सकता है सबके कैसे अलग-अलग। स्पेसिफिक समझिए। अच्छा, और स्पेसिफिक मतलब और डिटेल में जाए। ओके, क्योंकि होता क्या है कि आप जनरल लोगों को पूछो तो उनके पास गोल्स तो होते हैं, हर एक के पास, आप पैसा कमाना है, अच्छी हेल्थ चाहिए, फॉरेन ट्रिप करना है, पूछो कितने पैसे तो पता नहीं होता कितने। ओके, और हमारा सबकॉन्शियस माइंड क्या है, देखो, उससे कुछ भी अचीव करने के लिए हमें उसको स्पेसिफिक देना होता है। स्पेसिफिक ये चीज़ कि कई लोग बोलते हैं वेट लॉस करना है, तो यार पतला हो जाऊं, भाई कितना वेट चाहिए वो बता। कितना, ओके, क्वांटिफाई करो इसको। एग्जैक्टली आप सबकॉन्शियस को बोलोगे वजन कम करना है, उसे पता ही नहीं कितना करना है, तो इट वोंट वर्क, वो कंफ्यूज होगा। अगर आपको सबकॉन्शियस माइंड से कोई काम लेना है, विजन बनाओ, गोल को लिखो, स्पेसिफिकली मुझे इतना पैसा चाहिए, रिलेशनशिप चाहिए, ऐसे चाहिए। मान लो मैं, कई लोग बोलते हैं ड्रीम हाउस का विजन रखना है, तो मैं कहता हूँ पहले देखो घर देखो, कहाँ चाहिए, बंगला चाहिए या फ्लैट चाहिए, ओके, और फ्लैट है तो कितने रूम का चाहिए, कितने स्क्वायर फीट का चाहिए, ओके, दीवारों के कलर भी डिसाइड करो, तो अगर वास्तु में मानते हो तो साइड्स भी डिसाइड करो, बी वेरी स्पेसिफिक, फिर सबकॉन्शियस माइंड को दो, तो फिर ऑटोमेटिकली क्या करेगा, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको इंट्यूशंस देगा, आपको खुद को विजन्स देगा कि आप इस चीज़ को कैसे अचीव कर सकते हो। अच्छा, यहाँ से विजन आ जाएगा फिर मेरे पास, अगर मेरे पास डेस्टिनेशन पता है कि एग्जैक्टली मुझे ये चाहिए, एग्जैक्टली, तो मतलब मैं शॉर्ट टर्म गोल के लिए भी कर सकता हूँ, जो साल 2 शॉर्ट साल। टर्म, लॉन्ग टर्म, एनीथिंग। सर मिरेकल होते हैं, क्योंकि आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो मुझे बड़ा इंटरेस्ट है जानने में, आपका क्या इस पे इनपुट है? देखो, मिरेकल तभी तक मिरेकल है जब तक उसके पीछे का साइंस हमें पता ना चले, ओके, और जब हमें उसके पीछे का प्रोसेस पता चल जाता है वो साइंस हो जाता है। ऐसे कई इतिहास में कई सारी चीज़ों को हम बहुत चमत्कारिक मानते थे, लेकिन धीरे धीरे रेशनलिटी आई, साइंस डेवलप हुआ, तो हमें इसके पीछे का प्रोसेस पता चला, हमें पता चला वो साइंस है। जैसे कोई अगर कोई एग्जांपल बता सकें आप? कई सारे, जैसे हमारे देश में बहुत सारे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को क्या मानते थे, वो किसी तरह की भूत प्रेत बाधा, ऊपरी हवा, हाँ, तो वो एक चमत्कार ही है कि कोई एनर्जी आपके अंदर एंटर कर गई, वो मानना, वो चमत्कारिक चीज़ मानते थे। लेकिन धीरे धीरे साइंस डेवलप हुई तो पता चला कि ओसीडी का प्रॉब्लम होता है, डिप्रेशन होता है, एंग्जाइटी होता है, मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स भी होते हैं, तो प्रोसेस पता चला उसके पीछे का, तो हमें पता चला साइंस है, ये मिरेकल नहीं है, ये चमत्कार नहीं है, या कोई वो जादू टोना नहीं है जिस वजह से ये होता है। तो प्रोसेस पता चलते ही मिरेकल मिरेकल नहीं रहता, साइंस हो जाता है। जब तक प्रोसेस नहीं पता तब तक वो मिरेकल है। अभी आपने जैसे मेरे स्टेज हिप्नोटिज्म वीडियोस देखे, तो उसमें आपको मिरेकल जैसे ही लग रहा है, हमें जादू ही लगता है। राइट। तो क्या आप चाहेंगे कि हम एक मिरेकल यहाँ पे करें स्टूडियो में? सर मैं तो चाहता हूँ कि मुझे समझ में आए कि ये मिरेकल हुआ,
वो चमत्कार दिखाओ और फिर साथ में उसको प्रोसेस बताओ, ताकि फिर वो चमत्कार ना लगे, वो मिथ भी दूर हो और हमें वो साइंस लगे। और क्योंकि मैं अभी, अगर आपने मुझे कर दिया तो मैं सवाल कैसे पूछूंगा, तो मैं चाहूंगा कि मेरे जो टीममेट है, हमारे कैमरामैन है, हीरो ऑफ दिस, डायरेक्टर ऑफ दिस शो, तो धनंजय जी आइए प्लीज, लेट्स एक बार देखते हैं। मुझे भी, ये मेरे लिए भी है, मैं फर्स्ट टाइम रियल लाइफ में देख रहा हूँ। अभी मैंने स्टेज पे देखा है, वीडियोस में देखा है, लेकिन मैं लाइफ में पहली बार देख रहा हूँ। ओके, चलो तो हम धनंजय के साथ एक प्रोसेस करेंगे, तो ऑडियंस के लिए भी चलो मैं प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ बोलने की जगह, तो उसके लिए हम थोड़ा सा सेटअप चेंज कर लेंगे। ओके तो हम देखते हैं कि मिरेकल्स कैसे होते हैं, और जो ये सारे मिरेकल्स हम आसपास देखते हैं, कई लोग करते हैं, बहुत ही मिरेकुलस लोग कहते हैं अपने आप को, और उसके पीछे क्या विज्ञान काम कर रहा है, माइंड की क्या साइकोलॉजी काम करती है, उसे समझते हैं। सो धनंजय, आर यू रेडी? Yes, sir. Are you ready to get hypnotized? Yes, sir. 100%? Okay. So look into my eyes. Take a deep breath in. Out. Take one more deep breath in. Close your eyes and sleep. Relaxing even deeper. The moment I will drop your hand on your thighs, you will go 10 times more deeper than this and sleep now. And you will be fully relaxed. नाउ अब मैं आपके राइट हैंड और लेफ्ट हैंड को उठाऊंगा, और जैसे जैसे उठाऊंगा आप और डीप हिप्नोटिक स्टेट में जाएंगे। होल्ड योर हैंड हियर, होल्ड योर हैंड हियर, और मैं चाहता हूं कि अब आप अपने लेफ्ट लेग को थोड़ा सा आगे करें, 1 स्टेप। यस, अब मैं 1 से 3 तक काउंट करूंगा, 3 की काउंटिंग तक आपकी पूरी बॉडी यहाँ पे स्टक हो जाएगा। उसके बाद आप इसे चाह कर भी मूव नहीं कर पाएंगे, जितना मूव करने की कोशिश करेंगे बॉडी उतनी स्टक होती जाएगी। 1, just see whole body stuck. 1, 2, 3. Now whole body stuck now. Try to move your body and you can't. Try harder and you can't. The harder you try, the more you fail. The more you will fail, the harder you will try. Try harder. अपने बॉडी को मूव करने की कोशिश करो। Now यहाँ पर ये इंसान बीमार है, इसको एक परेशानी है कि स्टक हो चुका है और ये हिल नहीं सकता। अब देखो, मेरे पास एक जादुई मंत्र है मेरे पास जादुई ताकत है किसी की, कि मैं इस जादुई ताकत से धनंजय को ठीक कर सकता हूँ। तो 1 से 3 की काउंटिंग के बाद मैं एक मंत्र बोलूँगा, जैसे ही मंत्र बोलूँगा वैसे ही धनंजय तुम्हारी बॉडी एकदम फ्री हो जाएगी, तुम इस बीमारी से मुक्त हो जाओगे, ठीक हो जाओगे। 1, 2, 3, हीम क्लीम थीम, एकदम फ्री। ओपन योर आइज। वाओ, व्हाट हैपेंड धनंजय? पता नहीं सर, क्या हुआ? वो हिला नहीं पा रहा था, मैं हाथ ट्राई कर रहा था, हाथ हिला नहीं पा रहे थे, पाँव पाँव भी नहीं, शायद लग रहा है स्टक हो गया है। स्टक हो गया है। नाउ दिस इज द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। लाइक मैंने धनंजय को हिप्नोटाइज किया, और वो सजेशन, बिकॉज सबकॉन्शियस माइंड हमारी बॉडी, हमारी सब चीज़ को कंट्रोल करता है, वो सजेशन मैंने सबकॉन्शियस माइंड को दिया धनंजय के, कि बॉडी स्टक है, और बॉडी स्टक हो गई। अब वहाँ पे इसको हम बीमारी का रूप दे सकते हैं, या ऊपरी हवा, या कोई भूत प्रेत, या कुछ भी बोल सकते थे। अब मेरे पास जादुई मंत्र था, हीम क्लीम क्लीम, जो भी मैंने बोला, और उससे वो ठीक हो गए। क्यों? अब वो सजेशन मैंने सबकॉन्शियस माइंड को दिया था। अब ऐसे ही हमारे आसपास बहुत सारे चमत्कारिक लोग होते हैं कि वो हाथ रख देते हैं, आशीर्वाद कर रख दे देते हैं, या कुछ मंत्र दे दिया हमें तो ठीक हो गए। वो एक्चुअली वहाँ कोई बाहर चमत्कार नहीं है, इसके पीछे साइंस है सबकॉन्शियस माइंड का, कि यहाँ पे इसको चलो हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे चीज़ों को। तो धनंजय, हम एक और चीज़ करेंगे, लुक इनटू माय आईज, टेक अ डीप ब्रेथ इन, लेट योरसेल्फ गो इनटू द डीप ट्रांस। 5 से 1 की काउंटिंग में यू विल गो इनटू द वेरी वेरी डीप ट्रांस। आपके हेड भी एकदम भारी हो जाएगा, चिन विल गो टुवर्ड्स योर चेस्ट, आपकी बॉडी, शरीर ज़मीन पर स्टक रहेगी 5 और 1 की काउंटिंग तक। अब एकदम डीप स्लीप में उतर जाएंगे, और उसके बाद जब भी 1 की काउंटिंग के बाद 5, गोइंग मोर डीपर, 4, 3, और जैसे ही 1 की काउंटिंग पे मैं आपके राइट शोल्डर पे हाथ रखूँगा, ऑटोमेटिकली बगैर किसी रीज़न के आपको बहुत ज़ोर से हंसी आने लगेगी, आपके कंट्रोल के बाहर होगी। 5, 4, 3, 2, 1, हंसी कंट्रोल के बाहर होती जाएगी। 10 टाइम्स ज़्यादा, 100 टाइम्स ज़्यादा, 1000 टाइम्स ज़्यादा। ट्राई टू कंट्रोल एंड यू कांट। ट्राई हार्डर and sleep deeper and deeper now, very very deeper now.
धनंजय, इफ यू वांट टू एक्सपीरियंस द पावर ऑफ योर ओन माइंड, देन नॉट योर हेड फॉर मी. अपना हेड हल्का सा नोट करके मुझे सिग्नल दे सकते हैं दैट यू आर रेडी टू फॉलो ईच एंड एवरी सजेशन ऑफ माइंड. ओके, स्लीप नाउ, देन गो 10 टाइम्स मोर डीपर. और अभी मैं जो भी सजेशन दूंगा वो सजेशन आपके लिए रियलिटी है. वट एवर सजेशन आई विल गिव यू, इट विल बिकम योर रियलिटी. जो वट एवर कैसा भी सजेशन होगा वो आपके लिए रियलिटी होंगे. तो अगर उसके लिए रेडी है तो हल्का सा हेड नोड करके हर सिग्नल देकर मुझे सिग्नल दे सकते हैं, हल्का सा सर हिलाकर. ओके, वंडरफुल. सो नाउ मैं 1 से 5 तक काउंट करूंगा. फाइन, चलो इसको रिपीट करते. ऑन अ काउंट ऑफ 3 यू विल ओपन योर आइज, यू विल फील अमेजिंग. और उसके बाद मैं जब भी चुटकी बजा के स्लीप बोलूंगा, यू विल गो 10 टाइम्स मोर डीपर देन दिस इमीडिएटली एंड यू विल फॉलो ईच एंड एवरी सजेशन ऑफ माइंड. ऑन अ काउंट ऑफ 3 यू विल ओपन योर आइज, यू विल फील फैंटास्टिक. और वापस आप डीप ट्रांस में जाना चाहेंगे. 1 2 3 आइज ओपन. वाइड अवेक. हाँ, वॉज इट डीप, वेरी डीप और डीपेस्ट कैसा था? बहुत डीप था. बहुत ज़्यादा डीप था. पहले किया था हमने उससे भी ज़्यादा. ओके, अभी हम लोग एक ज़बरदस्त, धनंजय हम लोग एक ज़बरदस्त एक्सपीरियंस करेंगे, बहुत पावरफुल एक्सपीरियंस करेंगे. मिरेकल्स, चमत्कार. अभी तुम खुद करोगे चमत्कार. आर यू रेडी फॉर दैट? जी सर. श्योर? इफ यू आर रेडी फॉर दैट देन लुक इनटू माय आईज. टेक अ डीप ब्रेथ इन. स्लीप नाउ. deeper and going deeper and deeper. Now धनंजय एक हिप्नोटिक ट्रांस में है और हमारे इंसान के दिमाग की शक्ति क्या है और वो चमत्कार एक्चुअली कहाँ होते हैं हम देखेंगे. अभी मैं 1 से 5 तक काउंट करूँगा. 5 की काउंटिंग तक धनंजय आपका जो राइट हैंड है वो पूरी तरह से नम हो जाएगा, सुन हो जाएगा, वो पेनलेस हो जाएगा. जैसे पत्थर में कोई पेन नहीं होता, सुन हो जाता है, सेंसेशन लेस हो जाता है. 1 से 5 की काउंटिंग तक पूरा राइट हैंड सेंसेशन लेस हो जाएगा. उसके ऊपर कुछ भी किया जाएगा तो आपको कुछ भी महसूस नहीं होगा. 1 हैंड, राइट हैंड पूरी तरह से सेंसेशन लेस हो चुका है. 2 होते जा रहा है. 3 पूरी तरह से सेंसेशन लेस होते जा रहा है जैसे पत्थर का हाथ होता है. 4 एंड 5. अब आपके राइट हैंड से सारा पेन, सारा सेंसेशन बाहर निकल चुका है. अब आपको राइट हैंड पे कुछ भी किया जाएगा तो आपको महसूस नहीं होगा. सो नाउ अब ये मिरेकल हम धनंजय के साथ करेंगे. सो लेट्स सी कि कितना पावर है ह्यूमन माइंड में. ओके, धनंजय इज हिप्नोटाइज. एक सजेशन मैंने इसके सबकॉन्शियस माइंड को दिया. नाउ होल्ड इट हियर, होल्ड हिज हैंड. सो इट शुड लुक, ऐसे करो, ऐसे हाथ को ऐसे करो ताकि इट शुड लुक क्लियरली. होल्ड इट थोड़ा ऊपर. हाथ पसीने से हो गया एकदम. That's okay. Now, so leave it. Now this is ये धनंजय को शायद अभी पता भी नहीं है कि क्या हुआ है, बिकॉज वो एक डीप ट्रांसफर मैंने वो सजेशन दिया था ना. अब ये नीडल मैं वापस निकाल रहा हूँ धनंजय के हाथ से. और आप पाएंगे कि भी धनंजय को मैं पूछूंगा तो उसे शायद पता भी नहीं होगा कि हमने ये प्रोसेस धनंजय के साथ किया है. On a count of 3, when you will open your eyes, you will feel amazing, fantastic. आपको लगेगा कि आप बहुत ही गहरी नींद में थे और नींद लेकर उठे हो और आपको बहुत बहुत मज़ा आया ये प्रोसेस करके, लेकिन आपको पता भी नहीं होगा आपके साथ क्या हुआ. 1 2 3 आइज ओपन. वाइड अवेक. वाओ, फीलिंग गुड धनंजय? यस सर. सो क्या चल रहा था, क्या कर रहे थे? मैं तो सो सा रहा था. मैं क्या कर रहे थे? सो रहा था. सो रहे थे. ओके, वंडरफुल. थैंक यू वेरी मच धनंजय. थैंक यू सर. धनंजय मैंने आपको नीडल थ्रू इन थ्रू कर दी हाथ पे. ये कब हुआ? गिव मी दैट क्लॉथ. नाउ ये ब्लड है और उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है. ब्लड बॉडी में है तो ब्लड आएगा. बट हमने नीडल, ये जो नीडल थी ये हमने थ्रू एंड थ्रू करी आपके हाथ के. आपको पता भी चला? नहीं पता चला? नहीं. राइट, वंडरफुल. चलिए. मयंक सर क्या जादू किया है ये. मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा ये. हिप्नोटिज्म तो बिल्कुल नहीं देखा. और ये जो यार नीडल आर पार कर दिया आपने. देखो मैंने कहा ना कि मैं इसके पीछे का प्रोसेस बताता हूँ. दिस इज़ नॉट चमत्कार. अब आप कोई इंसान को देखते होंगे कांटों के सेज पे सोया हुआ है, लोग उसको बड़ा ही चमत्कारिक मान लेते हैं. बिल्कुल. ठीक है, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमारे देश में हम देखते हैं, कोई चमत्कार नहीं उसके पीछे. कई लोग ऐसा देखते हैं कि कोई बीमार है, परेशान है, भूत प्रेत है और कैसी
पास गए, किसी बाबा जी के पास गए, उसने कुछ मंत्र डाला और वो ठीक हो ठीक गया। हो गया। उसमें कोई चमत्कार नहीं है, उसके पीछे साइकोलॉजिकल साइंस है। फॉर एग्जाम्पल अभी धनंजय को जैसे मैंने पेन रिलीफ करवाया, पहला मैंने जो किया कि उसको बॉडी स्टक करा दिया, तो मैंने सबकॉन्शियसली वो मैसेज डाला, मैंने साइकोसोमेटिक डिजीज़ क्रिएट की ओके। जो जनरली हो जाती कोई डिजीज़। अब वो मैंने उसके सबकॉन्शियस माइंड को मैसेज दिया एक मंत्र बोल करके, अब तुम रिलीज़ हो गए, आपकी बॉडी रिलीज़ हो सकती, ठीक हो गई। तो अब होता क्या है देखो कि जैसे हम देखते हैं कई लोगों को उसको चमत्कारिक मानते हैं हम लोग, कि हम देखते हैं इस मंदिर में वो जाते हैं, ये करते हैं, चमत्कार हो जाता है। चमत्कार बाहर कहीं नहीं है। चमत्कार आपकी बिलीफ में है। अगर आप एक चमत्कारिक इंसान हो, आप करते हो कि भाई मैं ये किसी पे हाथ रखता हूँ, ये मंत्र फूकता हूँ तो ठीक हो जाता है, और मुझे आपके ऊपर अगर बिलीफ है और मैं परेशान हूँ, और आपकी बिलीफ, मुझे आपके ऊपर अगर बिलीफ है और आपने कोई मंत्र फूका तो मैं एकदम ठीक हो जाऊंगा। जैसे अपन डॉक्टर के पास जाते हैं, मान के चलते हैं डॉक्टर अच्छा बोलने में है, साफ बोलने में, तो हम जिसको प्लेसिबो इफेक्ट बोलते हैं। एग्जैक्टली, प्लेसिबो इफेक्ट। अगर मेरा बिलीफ है तो मैं ठीक हो जाऊंगा आपसे। ताकत मंत्र में नहीं है, ताकत मेरी बिलीफ में ही है। इसीलिए हजारों सालों से हम कहते हैं कि विश्वास करो, विश्वास में शक्ति, विश्वास विश्वास। क्योंकि वो बूढ़े बुजुर्ग विश्वास इसलिए कह गए क्योंकि वो इस साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट को समझते थे कि चाहे कोई भी कितना बड़ा इंसान हो, लेकिन ट्रीटमेंट कहाँ से होगा, अंदर सॉल्यूशन होगा सबकॉन्शियस माइंड से। तो आपने ऐसा क्या मतलब बोला, क्योंकि आपने तो मतलब लेस देन 1 मिनट में आपने इसको कर दिया था। हाँ, तो वो क्योंकि वो हिप्नोटाइज था, वो सबकॉन्शियस स्टेट में आप जो भी सजेशन देते हो रियलिटी हो जाते हैं। मैंने कहा बॉडी स्टक हो गई, स्टक हो गई। मैंने कहा बॉडी रिलीज हो जाएगी, रिलीज हो गई। ये 1 मिनट में हो गया सारा कुछ मतलब? आप ट्रांस में एंटर करने के बाद कुछ भी बदल सकते हो। और ट्रांस तक ले जाने का जो भी प्रोसेस है वो भी बहुत क्विक था आपका, बहुत ज़्यादा क्विक था। दिस इज कॉल्ड इंस्टेंट हिप्नोटिज्म। वी हिप्नोटाइज एनीवन विद इन 1 सेकेंड। और उसके बाद जैसे हमने नीडल वाला किया, अब इसको भी समझे कि देखो बॉडी में पेन होता ही नहीं, ह्यूमन बॉडी में पेन नहीं होता। एक्चुअली पेन क्या होता है, हमारा एक सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म होता है जो हमें प्रोटेक्ट करने के लिए बॉडी में पेन के इम्पल्सेस सेंड करता है। ओके। फॉर एग्जांपल मैं आपके हाथ को लेकर यहाँ पे कुछ नुकीली चीज़ से स्क्रैच करूँ तो इससे क्या होगा, मेरी नर्व्स, स्किन को डैमेज होगा। तो अब मान लो मेरा हाथ यहाँ है, पड़ा है, कोई पीछे से आगे इसको कर देगा तो मुझे तो पता ही नहीं चलेगा। तो मेरा सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म क्या करता है, मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए ब्रेन से वो इम्पल्सेस सेंड करता है पेन के, ओके। जिससे मुझे पता चले कि ऐसा कुछ हो रहा है तो मैं अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकूं। तो देयर इज़ नो पेन इन बॉडी। तो ये भी हमारे मतलब ये जिसको बोलते हैं हमारा कि आपका सर्वाइवल मैकेनिज्म हो गया। सर्वाइवल मैकेनिज्म अलग हो गया, सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म हो गया, सेल्फ इनबिल्ट है हमारे ब्रेन, कुदरत ने हमारे ब्रेन में दिया है। बिल्कुल भी पेन नहीं हुआ था उसको, एहसास भी नहीं हुआ था, इवन उसकी पलकें तक नहीं झपकी थी। उसे पता भी नहीं चला हमने नीडल हाँ, थ्रू एंड थ्रू। वो अगर उसके वहां से ब्लड नहीं निकलता शायद उसको बिल्कुल भी तब भी नहीं पता लगता उसको। बिल्कुल। तो वो होता कि सबकॉन्शियसली मैंने मैसेज दिया कि भाई हाथ सुन हो चुके, सबकॉन्शियसली अभी वो प्रोग्राम्ड है कि इसमें पेन होगा अगर नीडल चुभाऊंगा तो। सबकॉन्शियसली अगर मैं आपको अभी बगैर प्रोग्राम किए नीडल चुभाऊंगा तो आपको पेन होगा। हाँ बिल्कुल होगा। हाँ उससे मैंने प्रोग्राम कर दिया सबकॉन्शियसली कि पेन नहीं होगा, हाथ पत्थर का हो चुका है, सेंसेशन लेस हो चुका है, तो हाथ वैसा हो गया। तो उसके बाद मैंने नीडल थ्रू एंड थ्रू करी, उसे कुछ भी पता नहीं चला। तो ये तो सर क्लिनिकल भी यूज़ होना चाहिए भी, जैसे वॉर सिचुएशन के अंदर जब आपको स्टिचेस लगाने हैं, या जब हम बात भी कर रहे थे डेंटिस्ट के अंदर सबसे ज़्यादा वो क्या पेनफुल प्रोसेस होता है ये वाले सारे, तो तब भी तो यूज़ होना चाहिए। तो हर डॉक्टर को हिप्नोथेरेपिस्ट होना चाहिए। देखो यूरोप में, यूएस में एनेस्थीसिया के इन्वेंशन के पहले हिप्नोसिस बहुत वाइडली यूज़ होता था डेंटिस्ट्री में। ओके। तो डेंटिस्ट्री में यूज़ होता था, हिप्नोसिस बहुत यूज़ हुआ है, इसीलिए 1953 में अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन ने हिप्नोसिस को बेस्ट अल्टरनेटिव थेरेपी के रूप में एक्सेप्ट कर लिया। इट्स अ थेरेपी, या इट्स अ क्लिनिकल थेरेपी। तो अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन ने उसे एक्सेप्ट किया हुआ है 1953 में। और अभी तक इंडिया में इसको लेकर एक्सेप्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई नहीं है। इंडिया में भी देखो 2004 में सरकार ने कुछ एक्सेप्ट इसको किया है, हिप्नोथेरेपी को भी एक्सेप्ट किया हुआ है, बट स्टिल क्या है कि इंडिया में साइकोलॉजी को लेकर एक्चुअली इतना वर्क नहीं होता। तो कुछ नॉर्म्स मतलब वैसे है नहीं, हम प्रैक्टिस कर सकते हैं हिप्नोथेरेपी। उसका एक रीज़न है कि इंडिया के पास ये साइंस 5000 सालों से है। 5000 सालों से? हाँ, अच्छा। पिछले 5000 सालों से हमारे देश में मेडिटेशन, योगा, आयुर्वेद ये सब प्रैक्टिस होता है। तो ये हमारे कल्चर का हिस्सा रहा है। ओके।
तो वी कैन प्रैक्टिस है। तो इंडिया में भी नॉर्म्स क्लियर है, 2004 में गवर्नमेंट ने भी इस हिप्नोथेरेपी को एक्सेप्ट किया हुआ। 1996 में भी किया था, 2004 में और रिवाइव करके उसे एज अ मेडिकल प्रैक्टिस में लिया है। सर मैं तो ये समझ रहा हूँ, अगर बॉडी का पेन खत्म हो सकता है तो फिर अगर कोई पीटीएसडी है, पास्ट ट्रॉमाज हैं, स्ट्रेस है जिसकी वजह से मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा, तो रिग्रेट्स हैं, गिल्ट्स हैं बहुत सारे, जैसे जैसे एज बढ़ती जा रही है गिल्ट्स, मतलब इतने गिल्ट हो जाते हैं कि आदमी अपने आप को भी खत्म कर लेता है या सामने वाले को नुकसान पहुंचा देता है, तो वो भी ठीक हो सकते हैं। 100%। वंस यू एंटर इन ट्रांस, आप जो जैसे चाहो वैसे चेंजेस आप ला सकते हो। आई मीन मुझे आप में से कोई प्रोग्राम निकालना है जो नेगेटिव है, कुछ पॉजिटिव उसके बदले डालना है। हम जैसे कंप्यूटर को एक फॉर्मेट मारते हैं, जो एप्लीकेशन फॉर्मेट मारने थी मार लेते हैं, फिर नए सॉफ्टवेयर डाल देते हैं जो चाहते हैं। एग्जैक्टली सेम वे हमारा सबकॉन्शियस माइंड वर्क करता है। सर इस टाइम बिलियन ट्रिलियन डॉलर्स की जो इंडस्ट्री है ना, वो बनी है, जो बन रही है वो बन रही है कि प्रोकास्टिनेशन को कैसे खत्म करें, क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है। मुझे पता है मुझे वीडियो बनाना है, मुझे कोर्स डिज़ाइन करना है, मुझे मीटिंग्स करनी है, टाल देंगे। मुझे पता है कि मेरे को जॉब पे जाना है या मेरे बिजनेस के लिए इम्पॉर्टेंट है या इस रिश्ते को निभाने के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट एफर्ट्स हैं, सुबह जिम जाना है, योगा जाना, लेकिन टालते रहेंगे। तो वो कैसे ठीक कर सकते हैं इससे? देखो मैं इसका एक ऊपरी आंसर भी दे सकता हूँ, लेकिन मैं आपको एक डीप साइकोलॉजिकल चीज़ बताता हूँ कि प्रोक्रेस्टिनेशन आता क्यों है। हाँ, मैं जानना चाहूँगा सर। उसके पीछे भी है हमारा सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म। ओके। देखो लोग प्रोक्रेस्टिनेट क्यों करते हैं, आपने जैसे कहा कि आप प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, तो लेकिन जो चीज़ करना है वो आपके लिए ज़िंदगी में फ़ायदेमंद है। तो ऐसा क्यों होता है कि मेरा दिमाग, मेरी बॉडी मुझे सपोर्ट नहीं करती वो काम करने के लिए? क्या रीज़न है? वही समझ नहीं आया, तभी मैं पूछना चाहा कि वो रीज़न है आपका सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म। हाउ? लेट मी एक्सप्लेन यू। मेरा सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म जो मेरे ब्रेन में है, उसका एक काम है मुझे प्रोटेक्ट करना। जैसे मान लो घर में कोई दुखद खबर आई, तो कई फीमेल्स को, अगर मान लो मेल हो कोई भी हो, दुखद खबर आती है, हमें मिलती है, तो कई लोग फेंट हो जाते हैं। हाँ। और लोग बोलते फेंट हो गए, गलत चीज़ हो गई। नहीं, फेंट होना गलत एक्ट नहीं है। एक्चुअली कोई नेगेटिव खबर आई है और वो मेरे दिमाग में जा रही है और उस खबर में पोटेंशियल है मेरे ब्रेन को डैमेज करने का, तो मेरे सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए मेरे पूरे सिस्टम को शट डाउन कर देता है और मैं फेंट हो जाता हूँ, मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है। अब क्या होता है कि प्रोक्रेस्टिनेट क्यों करते हैं? मान लो अगर आपने जो गोल रखा कि ये करना है और ये करके मुझे सक्सेस मिलेगी या पैसा मिलेगा, तो उसे बारीकी से समझना। ये बहुत कम लोग इंडिया में काम कर रहे हैं इसके ऊपर, ऊपरी बात करते हैं, साइकोलॉजिकल प्रोग्रामिंग के ऊपर बात नहीं करते, इसलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी वर्क नहीं करता। अगर आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक बिलीफ है कि पैसे वाले लोग बुरे होते हैं, मान लो आप ये प्रोक्रेस्टिनेशन छोड़ दोगे और उससे क्या होगा, आपको सक्सेस मिलेगी। सक्सेस से क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा। हाँ। और फॉर एग्जाम्पल ले लो, आपको लगता है पैसे वाले लोग बुरे होते हैं या पैसा स्ट्रेस से कमाया जाता है, पैसे के बाद बहुत सारी परेशानियां आती है, पैसे वाले लोग ईगोइस्टिक होते हैं। ठीक है। या तो पैसा या प्यार। हाँ, या तो पैसा या प्यार, दोनों एक साथ नहीं रह सकता। अगर आपके अंदर ये बिलीव्स है, मान लो एक छोटी सी बिलीफ है कि पैसे वाले लोग ईगोइस्टिक होते हैं, सक्सेसफुल लोग ईगोइस्टिक होते हैं, और आप वो ईगोइस्टिक बनना नहीं चाहते। ठीक है। Okay. आप एक सरल सज्जन पुरुष रहना चाहते हैं, तो जब आप वो काम कर रहे हैं और उस काम से हमारे ब्रेन को पता चलेगा कि यार इससे सक्सेस मिलेगी और सक्सेस से पैसा आएगा, और पैसों को रिलेटेड क्या आपके अंदर ईगो से रिलेटेड है, ईगो है कि ईगोइस्टिक बन जाऊंगा, और आप ईगोइस्टिक बनना नहीं चाहते, तो मेरा सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म जानबूझकर मेरे अंदर कुछ ऐसी चीज़ें पैदा करेगा, डेवलप करेगा, जिससे मैं वो काम ना कर सकूं। इवन अगर आप और कोशिश करोगे कि मैं कर लूँ, तो कहीं आपको बीमार कर देगा। मान लो कि आपने नेगेटिविटी को क्रॉस करके मोटिवेट होकर कुछ करने की भी कोशिश की, तो बीमार कर देगा। वो जैसे भी रोकेगा, लेकिन रोकेगा तो पहले उसको ठीक करना पड़ेगा। एग्जैक्टली, क्योंकि उसके हिसाब से खतरा है ना। सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म खतरे से हमें प्रोटेक्ट करता है। सर ये जो लोग हैं जो योगा नहीं जा पाते या जिम नहीं जा पाते, वो कौन सा प्रोग्रेस, या सुबह नहीं उठ पाते जल्दी? बस सिंपल, सुबह उठ ही नहीं पाते। रीज़न क्या है कि कहीं ना कहीं सुबह उठ के क्या मिलेगा, वो बाजू वाले ने तो कुछ सुबह उठ के किया नहीं, 40 की उम्र में एक्सीडेंट में मर गया, एक ही तो ज़िंदगी है, खाओ पियो मज़े करो। हमारा कॉन्शियस माइंड बीच में आता है। सुबह की नींद कितनी प्यारी होती है,
क्या करेगा सुबह उठकर, एक ज़िंदगी मौज से जी। तो वो लोग इसीलिए उन चीज़ों में जा नहीं पाते, बिकॉज कॉन्शियस माइंड खड़ा हो जाता है वहाँ पर। तो अगर मतलब इसको मैं और अगर डीप में ले जाऊं तो मतलब मैं अपनी हैबिट्स को भी चेंज कर सकता हूँ, हैबिट्स को भी, या एक्चुअली में अगर आप देखेंगे अगेन इंडस्ट्री बहुत बड़ी बन गई है आपको हैबिट बनाने के लिए, या देखा जाए तो साइंस ये बोलती है कि हैबिट टूट नहीं सकती, क्योंकि हम बात वही कर रहे थे भी हैबिट जब ब्रेक ही नहीं हो सकती तो नई हैबिट कैसे बनाओगे? ओके। तो फिर पुराने पैटर्न जब ब्रेक ही नहीं हो सकते फिर नए पैटर्न बनाएं क्यों, या नई बन ही नहीं सकते, तो फिर इसमें कैसे हम इसको काम करेंगे, या हैबिट बनती है नहीं बनती है, क्या एग्जैक्टली मतलब बहुत ज़्यादा क्लटर्ड है इसमें इन्फॉर्मेशंस। चलो इसको क्लियर करते हैं। देखो मैं आपको एक बहुत स्ट्रेंज साइकोलॉजिकल फिनोमिनन बताऊंगा जो शायद आपके लिए बिलीव करना मुश्किल होगा। अभी तक सारी चीज़ें वो भी बड़ी मुश्किल से बिलीव कर रहे हैं, अगर सामने नहीं होती तो होती भी नहीं। आप तब तक कोई हैबिट ब्रेक नहीं कर सकते जब तक आप उस हैबिट को ब्रेक करना चाहते हो। अगर मैं चाहता हूँ ब्रेक करना तो नहीं होगी, तो नहीं कर पाओगे। आई रिपीट, आप तब तक कोई हैबिट ब्रेक नहीं कर पाओगे जब तक आप उसे ब्रेक करना चाहोगे। थोड़ा सा समझना चाहूँगा। हाँ, चलो इसको समझते हैं। हैबिट, देखो हमारा ब्रेन कभी भी कोई हैबिट छोड़ नहीं सकता, ओके, वो सिर्फ उसके बदले में दूसरी हैबिट अपना सकता है। रिप्लेसमेंट। यस, रिप्लेसमेंट। आई रिपीट, आप कभी भी कोई बुरी आदत छोड़ नहीं सकते, आप उसकी अपोजिट अच्छी आदत अपना सकते हो। ओके, क्योंकि जितना आप छोड़ने की कोशिश करते हो आपका फोकस वहाँ जाता है और वो आपके माइंड में उसकी जड़ें और मजबूत हो जाती है। ओके, इसे समझना बहुत ज़रूरी है। लोग अपनी बैड हैबिट्स और कोई भी हैबिट्स, 98% लोग इस दुनिया में अपने हैबिट्स और बिलीफ्स पूरी ज़िंदगी नहीं बदल पाते। उसका रीज़न ये है कि वो उसे बदलना चाहते हैं। इसके साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट को समझो कि मान लो मेरे ब्रेन में 100 ब्लॉक्स है हैबिट के, और एक मेरी हैबिट है लेट उठने की फॉर एग्जांपल, या किसी की अल्कोहल पीने की। अब मैंने एक दिन उसको हैबिट को निकाल के फेंक दिया, आज से अल्कोहल बंद। अब हमारे ब्रेन का एक सिस्टम है कि वो ब्रेन न्यूट्रल नहीं रह सकता। कांस्टेंट चेंज होता है वो। नहीं, न्यूट्रल नहीं रह सकता, उससे कुछ ना कुछ चाहिए वहाँ पर, अच्छा, और वो स्पेस खाली है। ओके, अगर मैंने खाली रखा है 2 दिन 4 दिन 5 दिन में वो वापस भर लेगा। कर लेंगे। ओके, तो अगर उसे बदलना है, हैबिट बदली नहीं जा सकती, जैसे मैंने कहा, उसके बदले अगर मैं कुछ बड़ी हैबिट दूं तो ही मेरा ब्रेन डील करके उसकी जगह रिप्लेस करेगा। अच्छा, बिजनेसमैन है ब्रेन। हाँ, बिजनेस माइंड है एकदम। तो इसलिए आदत छोड़ नहीं पाते। तो आपको अगर कुछ पुरानी छोड़नी है तो उसको अपोजिट और उससे बड़ी आदत दो। आपको जानकर हैरानी होगी, ज़्यादातर लोग वेट लॉस इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि वो वेट लॉस करना चाहते हैं। तो करे कैसे, क्या करना क्या चाहिए ये बताओ। देखो, वेट लॉस करने में उनका फोकस कहाँ है? वेट के लॉस ऊपर। का, अच्छा, वेट के ऊपर। ओके, ठीक है, तो हमारे ब्रेन का एक नियम है, हमारा फोकस जहाँ रहता है वो चीज़ ग्रो करती है। हाँ, ठीक है। वेट लॉस कौन कर पाता है पता है? जो एक्चुअली स्लिम होना चाहते हैं। अच्छा, जो स्लिम होना चाहते हैं वो कर सकते हैं। हाँ, जो वेट लॉस करना चाहते हैं कोई वेट लॉस नहीं कर पाएंगे। सुनने में एक लगता है, लेकिन बहुत थिन लेयर डिफरेंस है इसमें। कैसे? जब मैं बात करता हूँ यार मेरे तो 8 किलो एक्स्ट्रा है, 8 किलो वजन गिराना, 8 किलो वजन गिराना है, तो फोकस कहाँ है? वजन गिराने पे। वजन गिराना, वजन के ऊपर है। वजन आ गया, गिराना बढ़ाना वो सेकेंडरी होगी, वेट आ गया। वेट आ गया, अच्छा, तो वो वेट पे ही फोकस है, वो ही ग्रो करता है। लेकिन अगर मेरे दिमाग में आइडिया, यार मुझे तो हैंडसम दिखना है, स्लिम और ट्रिम, बॉडी अच्छी होनी चाहिए, ऐसे कपड़े पहनूं, तो मेरा फोकस कहाँ है? एंड गोल पे जाना चाहिए अल्टीमेटली। नहीं, एंड गोल नहीं कह सकते आप इसे। फोकस व्हाट यू वांट रादर देन व्हाट यू डोंट वांट। ओके, व्हाट यू वांट, ओके, हाँ। ठीक है भाई, आपको स्लिम दिखना है, आपको हैंडसम हाँ। दिखना है कि मुझे कपड़े फिट लगे, मैं कहीं Exactly। चलूं तो मुझे लोग मेरे को देख के इम्प्रेस हो, तो वो फील आप ये चाहते हो, तो आपको वो देखना होगा जो आप चाहते हो। आपको वेट नहीं जाता, आप फोकस कहाँ करो? यार 8 किलो एक्स्ट्रा है, तो फोकस कहाँ है? वेट पर है, एक्स्ट्रा पर है, तो वो कभी नहीं जा पाएगा। तो जैसे सुबह उठने वाला अगर सही करना हो तो उसके लिए फिर क्या करना होगा? या कुछ 2-3 हैबिट्स को हम लेते हैं, तो अगर उनको ठीक करना होगा तो फिर क्या करना चाहिए? देखो, मैं सबसे पहले अगेन उससे कुछ बड़ा कुछ दो। सुबह उठने का एक नींद है, तो नींद प्यारी होती है। अब नींद से बड़ा अगर आप कुछ दे सकते हो तो माइंड आपको उठा देगा। अब आप वो जानो आपकी लाइफ में क्या बड़ा हो सकता है। हाँ, ठीक है। और हैबिट्स के बारे में एक बात कहूँगा कि लोग बहुत परेशान हैं। मैंने देखा कई यंगस्टर्स आते हैं, लोग आते हैं अपनी आदतों से मजबूर है। मैं सबको एक सजेशन देना चाहूँगा कि ज़िंदगी में बड़े बड़े बदलाव के कारण लोग मैक्सिमम हैबिट्स बदल नहीं पाते। लाइक वो चाहते एक ही दिन में सब कुछ बदल दूँ मैं,
कई लोग होते हैं लाइक अब हेल्थ सही नहीं है, कल से हम जिम जाएंगे, बहुत सारे ड्रेसेस, नए स्नीकर्स, नए कपड़े, नए नैपकिन, बैग सब लिया है, एक दिन में पूरा जोश भर गया, 2-4 दिन, 5 दिन, 7 दिन जाने के बाद जोश ठंडा हो जाता है, ठंडा हो जाता है। क्योंकि जो कुदरत का नियम है, जो चीज़ तेज़ी से ऊपर जाती है वो उतनी तेजी से। उतनी तेज़ी से नीचे आती है। आप एक काम करो, अगर आपको बड़ी हैबिट्स बदलनी है ना, आप बेबी स्टेप्स लो, छोटी छोटी आदतें बदलो। ओके, हाँ, वो इतना बड़ा साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट लाती है, 10 से 15 से 20 दिन के अंदर आप हैरान हो जाओगे। ओके, आप 1 महीने तक अपनी जितनी भी आदतें दिन की, उसमें से आपको लगता है कि जो आदत सबसे आसान है बदलना, आप उस आदत को बदलो। पहले उसको ले लो जो इजी है। हाँ, बेबी स्टेप लो। मान लो फॉर एग्जांपल देता हूँ कि हम घर पे डाइनिंग पे बैठ के खाना खाते हैं, और ह्यूमन माइंड इतना खतरनाक है कि मान लो जिस चेयर पे बैठ के खाता हूँ, मुझे रोज़ वही एंगल पे खाना है। हाँ, ऐसा होता है ना, अपने कहीं जाते हैं तो उसको उसी कॉर्नर पे बैठना है, उसी सीट पे बैठना है, बैठ के इसी सीट पे तो नींद आएगी, उस सीट पे तो नींद नहीं आएगी। अभी मैं आपको बोला आप उस चेयर पे क्वेश्चन करो, इस चेयर पे करने को बोलूँ तो क्या होगा? थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट हो जाएगा। ओके, राइट, तो माइंड चिपक जाता है जो चीज़ हम करते हो उससे। आप क्या करो, छोटी छोटी चीज़, उस चेयर की जगह दूसरा एंगल पे खाना खाना सीखो, ओके, दूसरी चेयर पकड़ लो। मैं एक छोटे छोटे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एकदम बेबी स्टेप्स, कि वहाँ पे खाओ जहाँ पे आपको हल्का सा अनकंफर्ट हो। आप सालों से एक ही एंगल में खा रहे हो और फिर अचानक से दूसरे पे खा लिया, तो छोटे 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 सुबह से उठकर आप पहले चीज़ कुछ ब्रश करते हो, पहले नाश्ता करते हो, या जो भी रूटीन है सुबह से लेकर शाम तक, आपको लगता है छोटी आदत जो मैं बदल सकता हूँ, उसको बदलते जाओ। 10 दिन, 15, 20 दिन, महीने भर में आप पाओगे कि आपके अंदर बहुत बड़े चेंजेस होंगे। वो तो कितना ब्यूटीफुल है, कितना सुंदर है कि आप अपने आप को रीडिज़ाइन कर सकते हो। परसिस्टेंट रहते हो। देखो, एक बहता हुआ पानी परसिस्टेंटली बहता है तो पत्थर को भी तोड़ देता है। एग्रीड। अब रोज़ छोटी छोटी आदत, ज़्यादा नहीं कहता, क्योंकि बड़ी आदत चेंज करना मुश्किल है, ठीक है? आपको थेरेपिस्ट की ज़रूरत चाहिए। थेरेपिस्ट नहीं है तो छोटी छोटी माइक्रो हैबिट्स को बदलो, और 30 डेज तक आप थोड़े थोड़े चेंजेस लाओगे। 1 मंथ बाद, बिकॉज ऑफ द परसिस्टेंस, आप बिलीव ही नहीं कर पाओगे आप इतने बदल गए। इंटरेस्टिंग, क्योंकि इस पे ना, अगर जैसे हमने अगर हैबिट चेंज कर लिया, तो मैंने अपना सुबह उठने वाला अगर ठीक कर लिया, या अपना विजन ठीक कर लिया, जैसे आपने टेक्निक बताया 5 मिनट्स वाला, कॉन्फिडेंस बढ़ा लिया, तो 5 मिनट देख के अगर मेरा पूरा दिन सेट हो रहा है, तो दैट इज मतलब मोस्ट ब्यूटीफुल एंड बहुत मोस्ट ईजिएस्ट वे टू रीवायर योर सेल्फ। बस आपको सिर्फ रिपीटेशन करना होगा, रेपिटेशन करना होगा, वो भी फोर्सफुली। इसके लिए आपको फोर्स करो, जो करना है करो, उसको रिचुअल बना लो। मतलब दुनिया से इधर हो जाए, बोला बीमार भी हो तो बदलाव ऐसे ही आता है कि आपको थोड़ा सा संकल्प लेना पड़ता है। संकल्प से सिद्धि। संकल्प सिद्धि। देखो, हमारे देश में या हर हमारे देश में नहीं, दुनिया के हर धर्म में फास्टिंग क्या था? फास्टिंग का हेल्थ के लेकर कुछ नहीं था, ये मिथ है फालतू की हेल्थ, क्योंकि देखो तब हेल्थ खराब थी नहीं, ठीक है, ठीक है? तो वो फास्टिंग क्यों करते हैं? अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करना। हाँ, एग्जैक्टली। ये फालतू का कॉन्सेप्ट है कि हेल्थ में हेल्थ अच्छी रहे इसके लिए। उस समय तो ऐसा खान पान भी नहीं था, लोग मेहनती थे, किसान थे, तो हेल्थ का इशू नहीं था। सारी चीज़ें ईजाद कब होती, जब उसकी ज़रूरत पड़ती है। लेकिन फास्टिंग इसलिए था कि ताकि हमारी ज़बान पे हमारा कंट्रोल बहुत मुश्किल से रहता है खाने का। तो वो बोले एक दिन फास्ट करके जो मेडिटेट करना है, तो अब मेडिटेशन में क्या, माइंड आपके कंट्रोल में नहीं रहता। तो अगर आपने 1-2 दिन खाना नहीं खाया, ज़बान कंट्रोल कर ली, तो सब कुछ कंट्रोल में आ जाएगा, आ जाता है। सर आपने ना बीच में बहुत अच्छा एक वर्ड यूज़ किया, पावर ऑफ वर्ड्स। तो मैं चाहूँगा उस पर थोड़ा सा हमें एनलाइटन करें, कारण कि पावर ऑफ वर्ड, जब आपने बोला ना कि मैं वेट पे फोकस कर रहा हूँ या स्लिम पे फोकस कर रहा हूँ, तो यानी कि शब्दों का बहुत हमारे दिमाग पर असर पड़ता है। शब्दों से फोकस वहाँ जाता है। शब्दों से फोकस वहाँ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे वेट लॉस करना है और मुझे स्लिम और हैंडसम दिखना है। दोनों में एक आम आदमी को पूछोगे, लगेगा एक ही तो बात है, लेकिन साइकोलॉजिकली इन दोनों का बहुत बड़ा डिफरेंस आता है। एक होता है मुझे नेगेटिविटी भगानी है, एक होता है मुझे पॉजिटिविटी लानी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी सारी बात सुन के ना हमें एक और सेशन करना पड़ेगा चाइल्ड साइकोलॉजी के ऊपर, क्योंकि ये सारी चीज़ें अगर मैं स्कूल में दे दूँ, टीनेज में दे दूँ, तो मेरी वो सारे चैलेंज खत्म। मेरे पेरेंट नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं, स्कूल ने अगर वो जिम्मेदारी ले ली, या किसी कोच ने एक जिम्मेदारी ले ली कि जो स्कूल एज के बच्चों को सिखा दे, तो सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। और अगर वो प्रॉब्लम खत्म हुई तो उसका घर चेंज होगा, घर चेंज हुआ तो समाज चेंज होगा, समाज चेंज होगा पूरा देश चेंज होगा। माइंड ब्लोइंग, माइंड ब्लोइंग।
सर हम बिल्कुल हमारे सेशन के एंड की तरफ चलते हैं। मैं फिर भी जानना चाहूँगा, अगर मुझे सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करना है, कोई ऐसी 2 टेक्निक जो आप कहना चाहिए कि यार ये व्यक्ति को डेली करनी चाहिए, कम से कम ये 2 टेक्निक ऐसी है जो उसकी हर प्रॉब्लम को जड़ से खत्म कर सकता है, चाहे वो ओवर थिंकिंग हो, चाहे वो नेगेटिव थिंकिंग हो, चाहे प्रोकास्टिनेशन हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो उसको कोई भी देखो 2-3 शॉर्टकट्स बताता हूँ मैं, प्लीज़। ठीक है? कि एक तो जैसे मैंने मेंटल रिहर्सल टेक्निक बताई, ठीक है। जो चीज़ आगे चाहते हो उसको मेंटली पहले रिहर्स कर लो तो माइंड उसके लिए तैयार हो जाएगा। दूसरा स्लीप लर्निंग टेक्निक, पहली सेकंड टेक्निक स्लीप लर्निंग। जब हम रात को सोते हैं तो रात को सोते समय जो हमारा लास्ट थॉट होता है, जो लास्ट इमेज होती है, वही हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्लिप हो जाती है। ओके, ठीक है? क्योंकि हम कॉन्शियस होते हैं, कॉन्शियस से सबकॉन्शियस में जाते हैं, ठीक तो है। उसमें स्लिप हो जाती है। और अगर मैं 8 आवर्स सो रहा हूँ तो वो 8 आवर्स तक कंटिन्यूसली मेरे माइंड में प्रोग्राम हो रही है। मैं पर्सनली उस टाइम को बहुत यूज़ करता हूँ ओके, स्लीप लर्निंग का। तो रात को सोते समय आप सिंपल सी टेक्निक ऑडियंस को कहूँगा, आप जो पर्सनालिटी में चेंज चाहते हो, जो भी चाहते हो लाइफ में, उसे रात को देखना शुरू करो। देखो आपको जो चाहिए उसके पहले आपको उसे देखना शुरू करना होगा। इमेजिनेशन। हाँ, उसे देखे बगैर कोई रास्ता नहीं है। ठीक है। आप वहीं तक पहुंच सकते हो जहाँ तक आपका माइंड पहुंच सकता है, आपकी सोच, आपकी इमेजेस पहुंच सकती है। तो आप उसे देखना शुरू करो। रात को सोते सोते उसे देखो कि आपने उसे अचीव कर लिया है एंड यू आर एंजॉइंग दैट। आप उस प्रोसेस में इन्वॉल्व हो जाओ, इमेजिनेशन में, विजुअलाइजेशन में, फीलिंग्स में, और वो करते करते सो जाओ डेली। ऐसा नहीं 1 दिन 2 दिन, डू इट डेली। 21 से 40 दिन लगातार करें और आप पाएंगे कि ज़बरदस्त चेंज आपके अंदर होगा। मतलब वो चीज़ें आपके लिए काम करना शुरू कर देगी। कितने मिनट का प्रोसेस होना चाहिए? यानी कितने मिनट का भी, रात को 5 मिनट भी करो। अगर वो सोते सोते आप वो करते करते सो गए तो फिर क्या होगा कि वो आपका सेकंड नेचर बन जाएगा। और एक और शॉर्टकट बताता हूँ। देखो आप जैसे बनना चाहते हो तो अपने आप को उन लोगों को देखना शुरू करो जैसा आप बनना चाहते हो। उन लोगों के बारे में सोचना शुरू करो जैसा बनना चाहते हो। उन लोगों को सुनना शुरू करो जैसा हम बनना चाहते हैं, ताकि वो पिक्चर्स हमारे ब्रेन में बने, इमेजिनेशन क्रिएट होगी, विजुअलाइजेशन क्रिएट होगी, सबकॉन्शियस माइंड फिर आपको हेल्प करेगा उस हिसाब से दिखना। एग्जैक्टली। देखो आप रिपीटेडली यूट्यूब पे किसी इंसान को पसंद करते हो, कोई आइडियल पर्सन है या उसकी कोई पर्टिकुलर क्वालिटी है, उसी के बारे में पढ़ो, उसके बारे में देखो, अपने ब्रेन को सराउंड कर दो उन चीज़ों के। ओके। क्योंकि आप देखते हो ना कि आपका यूट्यूब का हिस्ट्री जाके देखो मैं किसी का भी यूट्यूब हिस्ट्री देखकर बता सकता हूँ कि उसके पिछला हफ्ता किन विचारों में ज़्यादा रहा है ये वैसे ही है सर, जैसे गूगल पे आप जब सर्च करने लगते हो तो आपने कुछ डाला तो उससे पहले सजेस्ट कर देता है आपके पास हिस्ट्री के बेस पर। गॉट इट सर। तो जो रिपीटेडली आपने देखा है तो वो आपका ब्रेन ये नहीं समझ पाता है बाहर की इन्फॉर्मेशन है। आप किसी के बारे में पढ़ रहे हो, इतना कॉन्फिडेंट इंसान है, अच्छा इंसान है, ये है वो है, बार बार उसको पढ़ रहे हो, आपको पता ही नहीं आपका ब्रेन उसकी वजह से प्रोग्राम होते जा रहा है। ओके। तो इन शॉर्ट आप जैसे बनना चाहते हो अपने आप को सराउंड कर दो उन चीज़ों के। आप कुछ मत करो, सिर्फ सराउंड करते जाओ कंटिन्यूसली कुछ दिनों तक एंड यू विल फाइंड कि आप वैसे बन जाओगे। मुझे आज इतना अच्छा ये लग रहा है कि आपने हिप्नोटिज्म को इतने सरल भाषा में समझाया है, और वो मिथ्स जो एक एज अ लेमैन, एक आम इंसान के रूप में मेरे दिमाग में भी थे, वो आज मैंने प्रैक्टिकली देख भी लिया। तो मुझे लगता है आपके कंधों पर जिम्मेदारी सर ज़्यादा है क्योंकि अगर इतनी अच्छी साइंस है और जो दिख भी रहा है तो उसे हम बहुत कंस्ट्रक्टिवली यूज़ कर सकते हैं अपने नेशन को बिल्डअप करने में, अपने बच्चों को सही राह दिखाने में। तो मैं मतलब हम नेक्स्ट सेशन इस पे जरूर करने वाले हैं। थैंक यू सो मच मयंक सर आपका यहाँ आने के लिए, स्पेशली इतनी दूर से आए, और इतना इंसाइटफुल रहा है सेशन, मेरे लिए पर्सनली बहुत रहा है। थैंक यू सो मच ग्रेटिट्यूड फॉर दैट। मोस्ट वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू।